चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा भौकाल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, मैंने नहीं बाबा लोगों ने किया है, ऐसी ऐसी डेफिनेशन दी हुई है। ओके सर, अब देखो भाई ये आती है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फ्लैशपैड में जरूर लिखना है, इस पे बेटा जेईई मेंस में सवाल आ सकता है और बहुत बार आया। मैंने ये पढ़ाया कि भाई साहब 2 एपी दी हैं, दोनों को ऐड सबट्रैक्ट करोगे सेम ऑर्डर में, पहला ये नहीं कि इसको इसके साथ भैया जाके बोला जाओ तुम जाओ, ऐसे नहीं, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से ऐड। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं फिर से आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं एकदम नए टॉपिक में, सीक्वेंस एंड सीरीज में, लेक्चर नंबर 1 में। तो देखिए बच्चों क्या है, तो आज है हमारा जो मामला है, हमारा मामला है भाई साहब, हमें पढ़ना है कि सीक्वेंस एंड सीरीज के बेसिक्स, साथ में हमें पढ़ना है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी नाम से जानते हो, ठीक है, जिसको आप एपी नाम से जानते हो। और तीसरा है बेटा एरिथमेटिक मीन्स, जो फेमस है एएम्स के नाम से, एएम्स के नाम से, मतलब एरिथमेटिक मीन्स। तो देखो बच्चों क्या है, आइए बच्चों, तो देखो भैया ये है बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन, हमारी दुलारी सी डेफिनेशन कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या होता है, ऐसी की तैसी सीक्वेंस की, लेकिन भैया पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस बेटा एक सेट होता है, ठीक है, इसमें बेटा फाइनाइट नंबर या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ओते सर। हाँ बेटा, जो सीक्वेंस है बेटा ये सेट है, सेट हम पढ़ चुके हैं। सीक्वेंस एक सेट है जिसके अंदर इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं और साथ में फाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डिफाइंड टू सम डेफिनेट रूल। एक बेटा डेफिनेट रूल होना चाहिए, ठीक है सर। अब इसको भाई साहब डिनोट कैसे किया जाता है, बहुत ही महाभौकाली सा मेथड है। जैसे भैया करली ब्रैकेट टीएन, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है nth टर्म, nth टर्म, या फिर भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स भी। tn क्या है भाई, जनरल टर्म है जो nth टर्म होता है इस सीक्वेंस का। तो देखो भाई बहुत महाभौकाली चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा भौकाल मैंने यहां पे क्रिएट किया है, मैंने नहीं बाबा लोगों ने किया है, ऐसी ऐसी डेफिनेशन दी हुई है। तो देखो मेरे बच्चों, मेरे सुंदर से प्यारे से, बहुत ही प्यारे से बच्चों, अब देखो भाई इसमें डेफिनेट रूल का मतलब क्या है। जैसे भाई साहब मैंने आपको सवाल दिया, सवाल यह है बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन इज अ सीक्वेंस। ओते सर, हाँ बेटा। अब भाई साहब ये सवाल है कि आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है सर, ट्रू है कि फॉल्स है। ओके सर, तो देखो बेटा ये पूछा गया कि भैया सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन जो है वो सीक्वेंस है, तो इसका आंसर है बच्चे फॉल्स, ठीक है सर, फॉल्स है। हाँ बेटा, इसका आंसर है फॉल्स। ओते ओते सर। अब देखो बच्चा ये फॉल्स क्यों है, रीजन क्या है। मैंने भैया चुन्नू से पूछा, मैंने कहा चुन्नू, बोलता है हाँ। मैंने कहा चुन्नू ये बताओ बेस्ट बैट्समैन के नाम बताओ। उसने कहा बेस्ट बैट्समैन। उसने कहा, मैंने कहा हाँ। उसने कहा भैया सर हरभजन सिंह, आशीष नेहरा, सर मैं पड़ोस में सर सोनू रहता है वो, सर इसके बगल में मोनू रहता है वो, और 5वां सर विराट कोहली, ठीक है। मैंने कहा मुन्नू अपने फेवरेट बैट्समैन बताओ। मुन्नू कहता है सर सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, सौरव गांगुली, एंड साथ में एबीडी विलियर्स, जो भी होता है एबीडी विलियर्स, हाँ यही होता था, एबीडी विलियर्स। अब देखो भाई क्या है, बेस्ट बैट्समैन बताने का बेटा कोई डेफिनेट रूल नहीं है। आपको कोई और पसंद है, हमको कोई और पसंद है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन बताओ, तो भाई साहब जैसे जैसे लोग चेंज होंगे वैसे भाई साहब क्या है, इसका सेट भी चेंज होगा, क्योंकि भाई इसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है, नो डेफिनेट रूल, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है। मतलब ऐसी चीजें मेरे बच्चे जिसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है, जिसका कोई डेफिनेट रूल नहीं होता है, पीपल के ओपिनियन, पसंद ना पसंद पे डिपेंड करता है, वो सीक्वेंस नहीं होता है। अब देखो भाई यही चीज सीक्वेंस कैसे कहलाएगी। हाँ सर कैसे कहलाएगी, जैसे भाई मैंने ये बोल दिया
सेट ऑफ बैट्समैन, ठीक है, स्कोरिंग, हां, मोर देन, हां, 10,000 रन्स, हां, इन ओडीआई। ओडीआई मतलब क्या होता है बेटा? वनडे इंटरनेशनल्स। अब भाई साहब यहां पे देखो, एक मैंने रूल बोल दिया। अब भैया लोगों की पसंद नापसंद बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही है। अब किसी की पसंद नापसंद से बच्चे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर भैया ये सेट लिखना चाहूं तो देखो, ये सेट में कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मानो पहले मैंने लिख दिया सचिन, फिर मैंने लिख दिया भाई साहब धोनी, बिल्कुल सही, फिर मैंने लिख दिया भाई साहब राहुल द्रविड़, फिर लिख दिया मैंने भाई साहब सौरव गांगुली, भैया मैंने लिख दिया विराट कोहली। अब देखो भाई, मुझे अगर विराट कोहली मानो नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि रूल यही बोलता है। अरे वाह, तिरंगा, भाई साहब अपने आप तिरंगा बन गया। अरे झंडा ऊंचा रहे हमारा, देखो भाई, ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन। यानी कि सर मैं ये बोलना चाहता हूं कि जहां पे भाई साहब डेफिनेट रूल है, यहां पे एक रूल बोल दिया है। अब भाई साहब चाहे चुन्नू से पूछो चाहे मुन्नू से पूछो, अब भैया 10,000 से ऊपर जिसने भैया रन बनाए हैं वनडे इंटरनेशनल में, उसी का बेटा नाम आएगा। और भी यहां प्लेयर्स हो सकते हैं, जैसे जैक स्कैलिस है, और भी भाई साहब यहां पे प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पे डेफिनेट रूल है। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं, सबकी ऐसी की तैसी, जो भी अंग्रेजी लिखी सबकी ऐसी की तैसी। अगर कोई डेफिनेट रूल है, डेफिनेट रूल जो बनता है, रूल भैया लोगों की पसंद नापसंद से नहीं बनता है। जैसे कि ये यहां पे भैया बेस्ट बैट्समैन बोला तो भैया किसी को आशीष नेहरा पसंद आ सकता है, चुन्नू को मुन्नू, मुन्नू को चुन्नू पसंद आ सकता है। लेकिन भाई साहब यहां अगर मैंने एक भैया रूल बोल दिया कि 10,000 रन बनाने हैं, इससे ज्यादा बनाना है, लेकिन भाई कोई इंसान अपने मोहल्ले में भी बना सकता है। हमने बोल दिया हमने अपने मोहल्ले में 50,000 रन बनाए हैं, अब तुम बताओ क्या कर लोगे? तो इसीलिए मैंने रूल और क्या बोला कि भाई वनडे इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होता है उसमें अब भैया लोगों की पसंद नापसंद कुछ भी मैटर नहीं कर रही है, सिर्फ मैटर कर रहा है कि किसने 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। सर इस पे सवाल आएगा? नारे, चलो आ जाओ। अब देखो भाई साहब ये जो सीक्वेंस होता है, अब देखो मुद्दे की बात आती है यहां से। सीक्वेंस का भैया आपको सीक्वेंस लिखना है जिसका एन टर्म ये है, मतलब ये बेटा टीएन है। तो देखो भाई यहां पे जो एन होता है ये ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है। एक जगह भैया टैटू करा लेना कि एन क्या होता है बेटा, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो भैया, इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, आप एन को 1 पुट करो तो यह आ जाएगा 2 प्लस -1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, ये हो जाएगा बेटा 1। किसी ने पूछा T2, तो देखो T2 क्या होगा, 2 प्लस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जो कितना हो जाएगा बेटा 3/2। अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो सर सही है। T3 किसी ने पूछा तो यह आ जाएगा n का वैल्यू बेटा 3, अरे हाँ नहीं, n की वैल्यू भैया 3 पुट कर दो तो यह आ जाएगा 2 प्लस -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, जो कितना होगा 1/3 एंड सो ऑन। ओते सर, इसका मतलब यह है भाई सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का बेटा पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 3/2, तीसरा टर्म है 1/3, और बेटा ऐसे ही सीक्वेंस भैया लिखता हम जाएगा, ठीक है। n क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब यहां पे जरा मेरे क्यूट से बच्चों ध्यान देना, n भैया हमेशा नेचुरल नंबर है, बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर से भाई n को जैसे आप 1 पुट करोगे तो t1 कितना आएगा मेरे बच्चे, sin π/3 आएगा। t2 कोई पूछेगा, n को 2 पुट करोगे तो ये sin 2π/3 आएगा। अगर किसी ने कहा T3 बताओ तो ये बेटा साइन ऑफ 3π/3 आएगा, और ऐसा और भी बेटा टर्म आएगा, ठीक है सर। इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे, ठीक है सर। तो बेटा इसको हम लोग थोड़ा भौकाल में बोल देते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। मेरी बात समझ गए? हाँ सर, ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ओते सर, ओते सर, ओते सर, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है। और सर ये देखो सीक्वेंस आप कैसे लिख सकते हो सर, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है सर, √3/2। साइन ऑफ भैया ये कितना होता है, मैंने कहा भैया ये भी देखो √3/2 होता है। हमने सही बोला, हाँ बिल्कुल सही सर, cos 30 आएगा। सर यहां पे पहुंचो सर, ये कितना होता है 0, क्योंकि साइन पाई है। ये करते करते सर 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 ऐसा सर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस आ जाएगा। हाँ इसको लिखना आना चाहिए, पर इसको ओवर सीरियस नहीं लेना है। बोथ आर बच्चा इनफाइनाइट सीक्वेंस
क्योंकि भैया इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है रे ओते। चलो भाई वेरी गुड। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है। अब देखो भाई ये जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूरी नहीं होता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट nth टर्म जो है, ठीक है, या फिर सम ऑफ n टर्म्स है। nth टर्म मतलब क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ n टर्म्स मतलब n टर्म्स को ऐड करना। किसी भी सीक्वेंस का हो उसका कोई भाई डेफिनेट फॉर्मूला हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट nth टर्म भैया किसी का जो सीक्वेंस का है, ठीक है, और जो Sn है, ठीक है ना, Sn इसे बोला जाता है सम ऑफ n टर्म्स को, इसका कोई मेरे बच्चे डेफिनेट फॉर्मूला हो, जरूरी नहीं कि इसका फॉर्मूला हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ओते सर सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ओते सर सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। अब बताओ भाई साहब प्राइम नंबर का nth टर्म लिखने का बेटा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मेरी बात क्लियर है भाई, ये sp लिख दिया है, ठीक है ना, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर समझ लो, ठीक है, सम नहीं लिखा है, ध्यान देना, ये बेटा क्या है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ये है बेटा सम ऑफ प्राइम नंबर, सॉरी सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स है। तो आपको पता है ये सारे भैया प्राइम नंबर हैं, ये बेटा एक इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, इसका बेटा nth टर्म लिखने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई फॉर्मूला होता है तो बेटा आप गलत हो, कोई भी फॉर्मूला नहीं होता जिससे भैया सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर का आप nth टर्म में बता पाओ, ठीक है। इसका बेटा एक डेफिनेट रूल होता है, ठीक है, इसका बेटा एक डेफिनेट रूल होता है। सर प्राइम नंबर्स का डेफिनेट रूल क्या होता है? सर इसका डेफिनेट रूल ये होता है कि भैया प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा, सिर्फ इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। और भाई साहब ये 2 फैक्टर्स क्या होते हैं सर? इसके जो बेटा 2 फैक्टर्स हैं वो होता है, पहला मेरे बच्चे इटसेल्फ होते सर, और दूसरा क्या होता है 1। मतलब बेटा ये डेफिनेट रूल है कि प्राइम नंबर किसको बोला गया है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, खुद और 1, ठीक है। इसका nth टर्म भी नहीं लिख सकते हो, सही बताऊं, यू कैन नॉट राइट इट्स nth टर्म, मैं लिख दे रहा हूं बेटा, यू कैन नॉट राइट ओते सर इट्स ओते सर nth टर्म ओते सर, या फिर बेटा ओते सर Sn। आप ना ही बेटा इसका Sn लिख सकते हो और ना ही बेटा इसका आप Tn लिख सकते हो, ठीक है ना। यू कैन नॉट राइट इट्स Sn और यू कैन नॉट राइट इट्स Sn और Tn, ठीक है सर, इसका नहीं लिख सकते। तो अब तक जो पढ़ा देखो क्या इंपॉर्टेंट है, समरी की बात बताऊं कि भैया सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का एक भैया डेफिनेट रूल होता है, आपकी पसंद नापसंद पे निर्भर नहीं करता है, पसंद नापसंद पे निर्भर नहीं करता है। एक बच्चे डेफिनेट रूल होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये जरूरी नहीं कि nth टर्म या Sn का कोई फॉर्मूला हो, बस इतना ही जानो, ज्यादा मत जानो, ठीक है सर, ओते सर। अब आता है बेटा नई चीज सीरीज की भैया डेफिनेशन, परिभाषा ये है कि अगर कोई देखो सीक्वेंस दिया है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो सर, ये A1 से लेके AN तक जो भी आपको यहां पे देखो बवाल दिया हुआ है, अगर ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, अगर ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब क्या है बेटा, कोई डेफिनेट रूल है। तो बेटा अगर आप इस सबको सम या सब्ट्रैक्ट करके लिखो, मतलब आपकी मर्जी है कि सबको सम कर दिया या सबके बीच में माइनस ले आए, या फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे खेल लिया, या फिर प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 माइनस, मतलब अगर भैया प्लस माइनस का खेला आपने खेला तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। बस डेफिनेशन है, मतलब प्लस या माइनस साइन से लिखा होगा कोई सीक्वेंस होना चाहिए, तो भैया वो सीरीज कहलाएगा। और सीक्वेंस कॉमा में लिखा जाता है, कॉमा के साथ सीरीज में प्लस या माइनस किया जाता है, ऐसे की तैसी। अब तक जो पढ़ाया कुछ आएगा नहीं आएगा रे? चलो भाई साहब आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ सर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? सर बताओ सर क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? और बेटा बताते हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब तक जितना मैंने पढ़ाया ये बेटा फ्लैश पैड में आ जाना चाहिए, ठीक है सर। फॉर एनी सीक्वेंस होते, हाँ बेटा, फॉर
एनी सीक्वेंस, ठीक है भाई, कोई भी बेटा अगर सीक्वेंस है, ठीक है सर, फॉर एनी सीक्वेंस, फॉर एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सबके लिए वैलिड है, फॉर एनी सीक्वेंस। आगे बोलो सर, हाँ आज एनर्जी ज्यादा लग रही है, हाँ बेटा है, अब पता नहीं काहे है, चलो सर अब यहां पे ध्यान दो। एसएन का मतलब क्या होता है? एसएन का मतलब होता है बेटा सम टिल एन टर्म्स। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ठीक है सर। ये क्या लिखा है? मैंने कहा ये है n-1, इसको बोलते हैं सर सम टिल n-1 टर्म्स। ओते सर, हाँ बेटा, सम टिल n टर्म्स, सम टिल n-1 टर्म्स आपको देता है nth टर्म। ये क्या लिखा है बेटा? nth टर्म लिखा है। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दिया है, ठीक है, किसी ने कहा भैया S6 सम टिल 6 टर्म्स माइनस ये भैया n-1 इसके सबस्क्रिप्ट में है, मतलब S5, n को मैंने 6 पुट किया, बराबर क्या आएगा? 6th टर्म। मतलब अगर किसी भी सीक्वेंस का आपको 6 टर्म निकालना है तो S6 माइनस S5 है। सिमिलरली बेटा मानो कि अगर आपको किसी सीक्वेंस का 10th टर्म निकालना होता है, रिवर्स भी सोच सकते हो, समझे? यहां दोनों सेम है तो मतलब क्या? S10 माइनस S9। ओते सर, ओते बेटा, ओते सर। चलो बेटा आ जाओ। अब भाई साहब कुछ महामहिम लोग इसका भाई साहब प्रूफ भी पूछ सकते हैं तुमसे। अब पूछेंगे तो बताना पड़ेगा, जब पूछ ही लिया है तो बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है सर, इसका प्रूफ देखो। सर प्रूफ बताओगे? हाँ, तुम तो कहते हो प्रूफ की ऐसी की तैसी। नहीं बेटा, यहां पे नहीं, जहां पे होगी वहां मैं चिल्ला के कहूंगा प्रूफ की ऐसी की तैसी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर मैंने आपसे बोला ये दिया है Sn, ये है A1, ये है A2, तो देखो Sn का मतलब क्या है? देखो भैया Sn का मतलब होता है n टर्म्स का एडिशन, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 प्लस, मतलब भैया डैश डैश डैश, ये माइनस नहीं बेटा, ये डैश 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 है। कहां तक पहुंच गए? an-1 और प्लस हो गया an। होते सर, किसी ने कहा सर Sn-1 लिखो। Sn-1 का मतलब क्या है? मैंने कहा n-1 टर्म्स का एडिशन है। A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 an-1 होते सर। अब यहां पे ध्यान दो, होते सर, होते सर, होते सर, होते सर। सर दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है सर, चलो दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे भाई दोनों को सबट्रैक्ट करेगा ना, ये आ जाएगा Sn, ठीक है। माइनस क्या होगा? Sn-1, बिल्कुल सही। अब देखो क्रांतिवीरों, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, बचेगा सिर्फ क्या? बचेगा Sn, मतलब सॉरी An, मतलब ये है फॉर्मूला। सब कुछ भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, मेमोरी लॉस हो जाए, लेकिन ये फॉर्मूला ना भूलना। अब तक जितना पढ़ा है बस देखो एक ही चीज मैंने सितारा लगाया है, जो ये है, जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है सर, चिल्ला काहे रहे हो? लगता खाना खा के आए हो। हाँ बेटा, ये सवाल आया। अब देखो भाई साहब इसमें क्या है? Sn ये दिया है, ठीक है सर, Tn निकालो। मतलब Tn का मतलब होता है nth टर्म। तो देखो भाई nth टर्म कभी आपको Tn से दिया होगा, या फिर कभी बेटा An लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, Tn An लिखा हो सकता है, तो उसको माइंड मत करना, Tn एंड An आर सेम। अगर मैंने आपसे बोला भैया Sn-1 बताओ, ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भैया Sn होता है n² प्लस 6n प्लस 1 होते माइनस n की जगह n-1 पुट करो तो यह आ जाएगा n-1 का स्क्वायर। समझे ना? Sn-1 कैसे लिखोगे? मैं यहां पे ये भी लिख के दिखाता हूं, ठीक है, आराम से भाई, मौज। सीक्वेंस सीरीज का भैया अपना भौकाल है, तो भैया इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसका सवाल आएगा तो हम पक्का फोड़ देंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज का भैया एक टॉपिक आता है जिसका नाम है टेलीस्कोपिंग मेथड, जो हम ट्रिगो में कर चुके हैं। यहां पे शुरुआत से एकदम बेसिक से दोबारा पढ़ाया जाएगा वो चीज। और हाँ, लिमिट्स के क्वेश्चन, जब लिमिट्स के बहुत अच्छे सवाल बनते हैं कैलकुलस में जाके, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के, उसमें कभी कभार सीक्वेंस का बहुत अच्छा रोल प्ले होता है। ठीक है, उस टाइम लोगों को लगता है कि उन्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं आ रही, इसलिए वो सवाल नहीं हो रहे हैं, जबकि ये रीजन नहीं होता है। रीजन एग्जैक्ट क्या होता है कि आपको सीक्वेंस इन सीरीज नहीं आती है, या फिर आप भूल चुके होते हो, इसलिए आपसे वो वाले सवाल नहीं हो रहे होते हैं। एनीवेज, हटाओ ये जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं, बस यहां पे ध्यान दो कि भैया क्या चीज है।
अगर मैं n की जगह n-1 पुट करता हूं तो यहां Sn-1 आएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, n-1 का स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स n-1 प्लस आ जाएगा 1। ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो भाई, सारी वैल्यूज यहां पे जल्दी से पुट कर दो। जैसे वैल्यूज पुट करोगे 6 टाइम्स n-1 प्लस आएगा n। ओते 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 ओते। अब देखो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको आगे ही सॉल्व कर रहा हूं। n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, 6n से 6n कटेगा, 1 से 1 कटेगा, बचेगा क्या, माइनस ऑफ, यहां पे बचेगा बेटा -2n प्लस 1 माइनस ऑफ 6 और सॉल्व करो 2n, ठीक है, प्लस 5। ओके सर, यह आ जाएगा 2n प्लस 5 जो बेटा क्या है, जो है बेटा tn। वेरी गुड, जो है बेटा tn। मजा आ गया सर। ओके मेरा बेटा, ठीक है सर। कैलकुलेशन हमें चेक करने दो, क्या कैलकुलेशन सही है। बिग बॉस जानना चाहते हैं कि क्या कैलकुलेशन सही है। हाँ सही है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, आपसे tn पूछा था, निकाल लिया। अब चाहिए बेटा आपको t6, तो आप क्या करोगे, इसी में बेटा n की वैल्यू 6 पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, t6 इक्वल टू 17 विल बी द आंसर। ओके सर, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप सर। मैंने कहा S3 निकालना है, तो देखो S3 कैसे निकालोगे, Sn में बेटा आप n को 3 पुट करोगे, तो जैसे 3 पुट करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 6 इंटू 3 और प्लस हो जाएगा बेटा क्या 1 और सॉल्व करो 9 10 28 विल बी द आंसर। एक ये आंसर है, एक बेटा ये आंसर है और एक ये आंसर है। ठीक है, तो देखो भाई ये जो मैंने फॉर्मूला जो पीछे आपको कराया है ये हर सीक्वेंस के लिए वैलिड है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, एपी के लिए भी, जीपी के लिए भी, एचपी के लिए भी और किसी रैंडम सीक्वेंस के लिए भी ये वाली चीज वैलिड है। ठीक है सर, और बताओ सर। आपका बहुत 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 स्वागत है एपी में, जो बेटा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेई एडवांस या मेंस दोनों जरूर पूछेंगे। आ जाओ। एपी का भैया फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a sequence of n numbers। ठीक है भैया, sequence of n numbers is said to be in AP। okay 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 if the difference between any two consecutive terms is always same का मतलब क्या भाई साहब, कांस्टेंट। ओके सर, तो देखो भाई साहब इसको मैं ऐसे देखता हूं, मानो भाई साहब एक दिया है आपको सीक्वेंस A1 A2 छोड़ते हैं, अब जरा T1 T2 लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे चलो, Tn-1 n-1 टर्म होता है बेटा ये, और ये क्या है n टर्म। ठीक है, आपको दिया है कि ये एपी में है। अगर ये चाचा जान एपी में दिए हैं तो इसका साफ तौर पे मतलब ये होता है सेकंड माइनस जो बेटा फर्स्ट है। ओके सर, दिस इक्वल्स टू थर्ड माइनस जो सेकंड है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू फोर्थ माइनस थर्ड है, मतलब भैया कंसेक्यूटिव टर्म्स, सेकंड माइनस 1 थर्ड माइनस सेकंड से कंसेक्यूटिव। जैसे 2 लिए तो दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस, समझ में आ गया भैया। ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा, और ये देखो ऐसे चलते चलते क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा Tn माइनस T ऑफ n-1। ये सब बेटा आपस में देखो सेम होता है। और भैया ये जो भी डिफरेंस आप यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो भी आप डिफरेंस देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये बेटा होता है D। ठीक है, और D क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट नंबर होता है। और इसका बेटा एक स्पेशल नेम है, इसका स्पेशल नेम क्या है, इसका बेटा स्पेशल नेम है जो है बेटा कॉमन डिफरेंस। इसका स्पेशल नेम है बेटा कॉमन डिफरेंस। आपको आता होगा, तो कहा इतना जूझ के पढ़ा रहे हो, अरे ऐसे ही मजा आ रहा है, पढ़ाने दो। ठीक है सर, यहां तक पहुंच गए। ओके सर, ऐसी की तैसी हमें पता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखो भैया, अगर किसी ने बोला भैया nth टर्म लिख के दिखाओ, nth टर्म ऑफ एपी, या फिर दूसरा क्या चीज यूज होगी बेटा, दूसरी चीज यूज हो सकती है भैया, जनरल टर्म भी यूज कर सकते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। मतलब हम बोल सकते हैं nth टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है सर, nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ एंड एपी, ऑफ एन एपी। ओके सर,
ऑफ एन एपी। तो देखो भैया क्या है, ऐसा कुछ बोला गया कि भाई मानो कि पहला टर्म है ए, ठीक है, ओके सर। तो देखो लोगों को पता था कि जो T2 माइनस T1 है, ये मास्टर पिछले पेज में डी ले चुका है। T1 को पुट किया बेटा यहां पे ए, ठीक है सर। तो T2 कितना आ गया, चलो T2 इक्वल माइनस ए बराबर डी, यानी कि सर T2 आ गया कितना, ए प्लस डी होते। हाँ बेटा, इसका मतलब क्या है सर, सर इसका मतलब यह है कि T2 को लिख सकते हैं ए प्लस डी। अब आपको समझ में आ रहा है भैया T3 ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस टू डी, क्योंकि देखो यही पैटर्न आपने सोचा और यही सोचना है कि यहां से यहां आने में देखो आपने डी को ऐड किया, यानी सर और नीचे आने में फिर से ऐड किया होगा, मतलब सर और नीचे जाने में फिर से ऐड करोगे। सर इसके बाद ये क्या है, मैंने कहा सर ये होगा T4 जो हो जाएगा a प्लस 3d, ठीक है, समझे ना। इसको a लिया तो d ऐड करते a प्लस डी आया, फिर d ऐड किया तो a प्लस 2d आया, फिर d ऐड किया तो a प्लस 3d आया, और मेरे सुंदर से बच्चों ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही चलता रहा। तो देखो भैया पैटर्न ने क्या आया, पैटर्न ये आया कि भाई पहला टर्म जब था तो था a प्लस 0d, ठीक बात है सर। फिर आया a प्लस 1d T2 में, ठीक है सर। फिर T3 आया a प्लस 2d, मतलब सर जो टर्म होता है उससे एक कम d होता है। T4 आया तो क्या आया, a प्लस 3d, मतलब भाई साहब Tn क्या होगा, Tn इसका nth टर्म हो जाएगा a प्लस n से एक कम इंटू d। और मेरे सुंदर से बच्चे, ठीक है, मेरे सुंदर से प्यारे से बच्चों, यहां पे ध्यान दो, ये फॉर्मूला है इसके nth टर्म का। आता है सर, सवाल कराओ बेटा, बहुत PYQs हैं और सारे जेई एडवांस के हैं, मेंस के भी हैं, इसलिए बोल रहे हैं बहुत शांति से चीजों को सुनते रहो, ठीक है, यही काम आएगा। अब देखो भैया प्रूफ की ऐसी की तैसी फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, समझ गए, हम समझ गए। अब देखो भाई साहब यहां पे यही मैंने लिखा है कि भैया जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म, ओके। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस, तो भाई साहब अब ये सीक्वेंस देखो एपी है, एपी कैसे पता, क्योंकि देखो भैया T2 माइनस T1 6 माइनस 3 बराबर आया 6 माइनस 9 माइनस 6, 3 आया बराबर आया 12 माइनस 9, और इसी को बेटा हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जो होता है बेटा देखो 3 के बराबर। सही बात है सर, सही बात है। अब जरा और ध्यान दो, ऐसा करते हैं, ये जो भाई साहब जो 111 है इसको बेटा हम लोग ले लेते हैं nth टर्म, ठीक है सर। ये जो nth टर्म है ये आ जाएगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। Tn कितना दिया है, Tn दिया है बेटा 111, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, हमें nth टर्म निकालना, उधर लेके गए तो देखो भैया n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 111 माइनस 3, सर n माइनस 1 कितना आ जाएगा 36, n कितना हो जाएगा 37, मतलब भाई ये 37th टर्म है जो आखिरी में लिखा है, ये 37th टर्म है जो आखिरी में लिखा है, यानी कितने टर्म्स है बेटा 37 टर्म्स ही इसमें होंगे। आंसर है 37 टर्म्स, ठीक है सर। बहुत बेकार सवाल है सर, ये तो क्लास 10 का, लेवल बढ़ाओ, अभी रुको, सब आएगा सब आएगा, सबर करो सबर करो। एक चीज और बेटा, T1 T2 T3 T4 Tn, तो nth टर्म भाई साहब हमेशा एक देखो नेचुरल नंबर ही होगा, ये जरूर याद रखना, ठीक है सर, ओके सर। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ जाए, चाहे बॉयफ्रेंड छोड़ जाए, IIT के लिए इतनी मेहनत करके सारे रिकॉर्ड टूट जाएं, और भाई साहब जो मेन चीज है वो ये है कि भैया n नेचुरल नंबर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ये पूछा गया है क्या 184 जो है इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, मैंने कहा चलो भाई साहब लेट अस अज्यूम कि भैया 184 इसका nth टर्म है, ठीक है सर। यानी कि सर जो 184 है ये होगा a प्लस n माइनस 1, ठीक है, nth टर्म है ना, इंटू डी। डी देखो क्या है भैया, इसका जैसे डी निकालोगे तो 7 माइनस 3 4 11 माइनस, मतलब डी बेटा इसका कितना हो जाएगा, डी इसका बेटा हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू डी। अब इसे सॉल्व करो, 184 माइनस 3 मैं से सॉल्व कर रहा हूं, प्लस 1 इक्वल टू n, सॉल्व करो 181/4, अरे यार क्या सर, सर ये जो n है ना ये सर नेचुरल नंबर आ ही नहीं रहा है, ओके n ये जो है ये बेटा नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है सर, हाँ बेटा ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है सर। अगर बताओ भाई साहब ये अगर नेचुरल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है, नो सच टर्म, ठीक है ना। अगर नेचुरल नंबर आ जाता तो ऐसा टर्म होता, यानी 184 भैया इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, ये तो क्लास 10th है।
बिल्कुल सही, ठीक है, क्योंकि ये भैया n एक नेचुरल नंबर नहीं आया इसीलिए। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है। नेक्स्ट चीज क्या आती है सर? और बेटा कराते हैं, क्या आती है नेक्स्ट चीज? आ जाओ बेटा कराते हैं। अब बेटा हम निकालने वाले हैं सीक्वेंस का SN। सर ये SN क्या होता है? मैंने कहा भैया SN होता है सम, ठीक है सर, टिल, ठीक है, n, ठीक है, टर्म्स। SN होता है बेटा सम टिल n टर्म्स। होते सर, होते सर, होते सर। SN होता है बेटा सम टिल n टर्म्स, ठीक है सर, ओके सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, सम टिल बेटा n टर्म्स कैसे निकाला? बहुत ध्यान से देखना। जो सीरीज दी गई थी, सीरीज क्या दी गई थी? मानो SN क्या होता है बेटा? SN होता है T1 प्लस होता है बेटा T2 प्लस होता है बेटा T3 प्लस होता है बेटा T4, और ऐसे ही बेटा चलो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। फिर बेटा क्या आ जाएगा? Tn -1 या -2 ले लेते हैं, चलो आप खुश रहो। फिर आ जाएगा बेटा Tn -1, फिर आ जाएगा Tn। इसको बेटा बोलते हैं SN, ठीक है भाई, इसको हम बोलते हैं SN सम टिल n टर्म्स। अब एक चीज देखो भाई, मैं थोड़ी सी मजे लेता हूं, इसको A माना और इसका भैया कॉमन डिफरेंस हम ले लेते हैं D, ठीक है। मतलब भाई मैंने क्या करा? मैंने इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस ले लिया है D, ठीक है। तो भैया T1 अगर A है तो देखो भैया T2 कितना होगा? मैंने कहा देखो भैया T2 होगा A प्लस D। T3 क्या होगा? हमने कहा भैया T3 होगा A प्लस 2D, ठीक है। T4 निकालो, T4 क्या होगा? मैंने कहा A प्लस 3D, ठीक है सर। अब जरा ऐसे सोचो, क्योंकि आपको पता है कॉमन डिफरेंस D का मतलब क्या है कि आगे जाने पे देखो भाई D ऐड हो रहा है, ठीक है सर, आगे जाने पे D ऐड हो रहा है, ठीक है सर, आगे जाने पे D ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है सर? अगर मैं सबसे आखिरी वाले बेटा टर्म को अगर मैं L मानूं, लास्ट टर्म, ठीक है ना, मैं Tn को L एज्यूम कर लेता हूं, तो अगर आगे जाने पे D ऐड होता है, इसका मतलब क्या है? पीछे जाने पे D क्या होगा बेटा? सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा L माइनस D, और पीछे जाओ मेरे बेटे D सबट्रैक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा L माइनस 2D, ठीक है सर, समझ गए सर, ओके मेरा बेटा। अब यहां पे जरा भाई साहब ध्यान देना, बहुत ज्यादा गौर से देखना। सर क्या गौर से देखना है? मैंने कहा भाई साहब जो SN है, ठीक है सर, SN हो गया A, दूसरा हो गया सर A प्लस D, ठीक है सर, तीसरा हो गया सर A प्लस 2D, और ऐसे ही चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये आ गया बेटा L माइनस 2D, ठीक है, फिर आ जाएगा बेटा L माइनस D, और लास्ट हो जाएगा बेटा L, ठीक है सर। अब एक चीज बताओ, इसी सीक्वेंस को अगर मैं उल्टा लिखूं तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। आप चाहे लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3, चाहे आप लिखो बेटा 3 प्लस 2 प्लस 1, बोथ आर सेम। सीधा उल्टा सब बराबर, सीधा उल्टा सब बराबर। इसी सीक्वेंस को उल्टा अगर मैं लिखूं तो देखो भैया सेम ही चीज आएगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा इसका सम। चलो भाई साहब ऐसे लिख दिया, ओके 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 ओके, ओते ओके, ओते ओते, ओके ओते, ठीक है सर। अब देखो भाई, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई? मैं अब ऐसा कुछ करने वाला हूं, ऐसा कुछ करने वाला हूं, यहां ध्यान से देखो। जैसे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो देखो भाई साहब ऐड करते ही क्या होगा? SN प्लस SN हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स SN, ठीक है सर। अब देखो भैया ऐसे ऐड हो रहा है, समझे ना, इस प्रकार देखो, इस प्रकार बेटा ऐड हो रहा है। ये क्या होगा? A प्लस L, ओ माई गॉड, प्लस यहां पे देखो भैया ये भी क्या होगा? मैंने कहा सर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा सर, A प्लस L ऐड करके देखो ना। अरे हाँ सर, ये भी क्या होगा सर? जैसे ये ऐड होंगे सर, ये भी देखो 2D तो कट गया, हाँ मेरे बच्चे 2D कट गया। ये भी होगा A प्लस L, ऐसे ही बेटा चलेगा 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 चलेगा। जब ये इसके साथ ऐड होगा तो ये भी कितना आएगा? A प्लस L, क्योंकि देखो 2D कट गया। ये इसके साथ ऐड होगा तब भी क्या आएगा? A प्लस L, और जब ये इसके साथ ऐड होगा तो भी क्या आएगा? A प्लस L। अब भाई साहब यहां पे जरा ध्यान दो कि A प्लस L कितनी बार ऐड हुआ है। मैंने कहा सर यहां पे A प्लस L जो है ना वो सर देखो N बार ऐड हुआ है, N टाइम्स ऐड हुआ है सर A प्लस L। अच्छा हाँ, कैसे?
पहले से पहली बार आया, दूसरे से दूसरी बार आया, तीसरे से तीसरी बार आया, ऐसे ये भैया nth बार लिखा होगा ना, जो l है बेटा वो nth बार लिखा है ना, तो a प्लस एल यहां पे ये nth बार आया होगा। इतना सोच के काम हो जाएगा, ठीक है भाई, nth बार आया होगा। अब बताओ यार, अगर मैं अल्फा को n बार ऐड करता हूं, अगर मैं अल्फा को n बार ऐड करता हूं तो ये आता है n अल्फा, ये रूल होता है। अगर बेटा मैं अल्फा को 3 बार ऐड करता हूं तो आता है 3 अल्फा। अल्फा को बेटा मैं 5 बार ऐड करता हूं तो आता है बेटा 5 अल्फा। ऐसे ही n बार ऐड करता हूं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा n अल्फा। ठीक है सर, ओके सर, ओते सर, ओके 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 ओके, ओते सर, ओते सर, ओते 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 सर, ओते सर। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दो, बताओ भाई साहब a प्लस एल यहां पे कितनी बार ऐड हुआ है। अगर मैं a प्लस एल को अल्फा मान लूं, मुझे पता है तुम्हें फॉर्मूला आता है, अगर मैं a प्लस एल को बेटा ये अल्फा एज्यूम कर लूं तो अल्फा देखो n बार ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है सर, जो 2 इंटू एस एन है ये आ जाएगा अल्फा इंटू एन। थोड़ी देर पहले भी देखा, अल्फा 4 बार ऐड करो तो 4 अल्फा, 5 बार ऐड करो तो 5 अल्फा, n बार ऐड करो तो n अल्फा। ठीक है सर, ये अल्फा इंटू एन आ गया। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू बेटा a प्लस एल है, ठीक है, तो उसे पुट कर दो अल्फा को a प्लस एल। ठीक है सर, ये आ जाएगा a प्लस एल इंटू एन। अब जरा बहुत ज्यादा ध्यान से और गौर से देखिएगा, ठीक है भाई, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो। ठीक है भाई, तो देखो इससे क्या होगा, और बेटा इससे दिखाते हैं क्या होगा। Sn आ जाएगा बेटा n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है भाई, n/2 इंटू ए प्लस एल, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे ध्यान दो, l है क्या सर, ये nth टर्म है एपी का, बिल्कुल सही, l जो है nth टर्म है एपी का। यहां पे ध्यान दो, यहां पे, ठीक है, दिख रहा है ना बेटा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, यानी इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओते सर, ओते सर, ओते सर, इसकी जगह बेटा ये वैल्यू पुट करो तो ये आ जाएगा, देखो Sn आ जाएगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। जैसे आप l की वैल्यू पुट करोगे, ये देखो कुछ बच्चा ऐसे हो जाएगा, है सर, हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा। और हाँ, ये बस दूसरा फॉर्मूला है जिसका प्रूफ मैंने बताया, परंतु बेटा ये आपको याद होना चाहिए। वैसे आपको याद भी है कि ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है, ये भैया एपी का सम ऑफ n टर्म्स है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान देना सर, क्या मैंने कहा ध्यान देना, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, एक नोट टाइप की चीज बता रहा हूं, नोट टाइप की देखो बेटा चीज क्या है, यहां पे फिर से गौर से देखिए। फॉर एनी सीक्वेंस, कोई भी बेटा आप सीक्वेंस ले लो, फॉर एनी सीक्वेंस, ध्यान देना यहां पे बेटा वर्ड क्या है, एनी है, एनी है सर, हाँ बेटा। यहां पे टर्म क्या है, मैंने कहा बेटा ये एनी टर्म है, एनी एनी एनी, ओके। कोई भी सीक्वेंस, जरूरी नहीं है पी, कोई भी सीक्वेंस। अगर भाई साहब कोई आपसे पूछे rth टर्म फ्रॉम एंड, समझे ना, TRE, इसका मतलब क्या होता है, इसको देखो कैसे पढ़ते हैं TRE को। TRE को बेटा हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, nth नहीं, rth टर्म फ्रॉम एंड। अच्छा हाँ, rth टर्म फ्रॉम एंड, ओके सर। मानो भाई साहब सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं, मैंने कहा मानो सीक्वेंस में टोटल जो है n टर्म्स इन टोटल, ओके सर, n टर्म्स हैं इन टोटल। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा, इसमें मानो टोटल n टर्म्स हैं। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल इसमें n टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, समराइज भी कराऊंगा इसलिए टेंशन मत लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। इट इज सेम एज, क्या होता है भाई, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है भाई, ये भैया जो rth टर्म फ्रॉम एंड होता है बेटा, वो होता है इट इज सेम एज n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। और बेटा ये चीज देखो आपको याद ही करनी है, याद ही करनी है। अभी मैं दिखाता हूं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ठीक है सर, ये बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है सर, आप जो कहते हो मान लेते हैं, नंबर आने चाहिए बस। हाँ बेटा आ जाएंगे, टेंशन ना लो, नहीं आए तो आ जाएंगे जब मैंने बोला। ठीक है सर, ओके सर। अगर भाई साहब मैं इसमें एक देखो सवाल ऐसा बनाऊं, सर कैसा बना रहे हो सर, और दिखाता हूं। अगर भाई साहब ऐसा सवाल बनाऊं कि भाई एक एपी लिख दूं मैं, 2 7 12 17, ऐसे ही मैं बोलूं भैया टोटल इसमें टर्म्स कितने हैं, टिल 99 टर्म्स लिख दूं। ठीक है ना, 99 टर्म्स लिख दूं।
ओके सर, तो देखो भाई इसमें आपको क्या करना है, फाइंड, क्या बेटा फाइंड करना है। देखो भाई जो पहली चीज बेटा हम लोग को फाइंड करनी है वो ये है कि भाई इसका 10th टर्म निकालो। अगर बेटा मैं लिखूं 10th टर्म निकालो मतलब बिगिनिंग होता है, इसका हिडन मतलब होता है बिगिनिंग। और नेक्स्ट चीज क्या भैया, इसका 10 टर्म निकालो फ्रॉम एंड। ठीक है भाई, T10B मतलब फ्रॉम बिगिनिंग और T10E मतलब एंड। ठीक है सर, चलो अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये देखो भैया एपी है। अब देख लो 5-5 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है और ये आपको दिया भी होगा, चलो ये एपी है, ठीक है ना, बोल के दिया जाएगा। तो देखो डी कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, डी आएगा 5, ए कितना है भैया 2 आ जाएगा। तो देखो T10 कितना हो जाएगा बेटा, a प्लस n माइनस 1, ठीक है ना, जो भी होता है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, सॉल्व करो, a कितना है, मैंने कहा ये है 2, ये आ रहा है 9 इंटू डी मतलब 9 इंटू 5, ठीक है 9 इंटू डी। ठीक है सर, ये कितना हो जाएगा, मैंने कहा ये हो जाएगा बेटा 47। ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब भैया 10 टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो, लेकिन आपको ये पता है चाहे एपी हो चाहे जीपी हो चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, जो भैया आरएथ टर्म जो फ्रॉम एंड होता है, ये ध्यान देना बेटा, ये जो एन है ना, एन देखो बेटा ये टोटल टर्म्स हैं, एन टोटल टर्म्स है यहां पे। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो भाई साहब, टी एन ई, तो देखो टोटल टर्म्स कितने दिए बेटा 99 दिए हैं, तो इट विल बी सेम एज टी ऑफ टोटल माइनस आर प्लस 1th टर्म। मतलब ये कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करोगे भैया 90th टर्म होगा, 90th टर्म बेटा आपको बताना होगा। तो देखो भैया 90th टर्म कैसे लिखोगे, फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस 90 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, a कितना है, मैंने कहा a है बेटा 2, ये कितना है 89 और ये भैया d कितना है, d है बेटा 5। इसको सॉल्व कर लेना और देखो भाई आंसर निकाल लेना। ठीक है सर, यानी बेटा आपको यह समझ में आया अब तक, देखो जितने फॉर्मूले पढ़े आपको बेटा टीएन याद होना चाहिए, एसएन याद होना चाहिए और यह पता होना चाहिए चाहे बेटा कोई भी सीक्वेंस हो, चाहे बेटा कोई भी सीक्वेंस हो, ध्यान देना फॉर एनी सीक्वेंस जो rth टर्म फ्रॉम एंड होता है इट इज सेम एज n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है ना, और इसमें n बेटा टोटल टर्म है, n बच्चे इसमें टोटल टर्म है, ध्यान रखना टोटल टर्म। ठीक है सर, मान लिया सर, ओके सर। अब देखो भाई ये आती है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, फ्लैशपैड में जरूर लिखना है, इस पे बेटा जेईई मेंस में सवाल आ सकता है और बहुत बार आया है। ठीक है भाई, ये जेईई मेंस में सवाल जरूर पूछा जा रहा है। सर क्या है जेईई मेंस का सवाल, मैंने कहा भैया सम ऑफ rth टर्म फ्रॉम एंड, लिखो भैया rth टर्म क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एंड, और इसका एडिशन किसके साथ किया है भैया, एडिशन किया है rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है भैया, rth टर्म फ्रॉम एंड एंड rth टर्म ऑफ बिगिनिंग ये भैया कांस्टेंट होता है, ये आपको बताया गया है। और हाँ ये बेटा किसके लिए है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये मेरे बच्चे ओनली फॉर एपी है, दिस इज ओनली फॉर एपी। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो भाई, अब देखो ये जो भी एपी है, मानो भैया ये जो भी एपी है, मानो इसका भैया फर्स्ट टर्म मैं ले लेता हूं कैपिटल ए, ठीक है सर, सॉरी कैपिटल ए क्या इसमें भैया, इसमें स्मॉल ए ले लेता हूं, ए प्लस एल का मतलब यही है स्मॉल ए, और बेटा इसका कॉमन डिफरेंस में ले लेता हूं स्मॉल डी। ठीक है सर, अब अगर किसी ने कहा, अगर मानो किसी ने कहा कि rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग बताओ, आप इसे लिख सकते हो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर, ठीक है भाई, ओके सर। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया इसमें चलो टोटल टर्म्स नहीं दिए, मैं इसमें अज्यूम कर लेता हूं इस वाले सवाल में कि भाई साहब जो टोटल टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स मानो दिए हुए हैं n, और बेटा जो nth टर्म है वो l है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना nth टर्म l है, बस सुनते रहो, आखिरी में समराइज कराऊंगा। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान देना। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ध्यान दो। अब देखो rth टर्म फ्रॉम एंड विल बी सेम एज t ऑफ n टोटल टर्म्स, ठीक है टोटल टर्म n है, माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, अब भाई साहब इसका भैया आप तो टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस, ठीक है सर, जो भी दिया होता है, जो भी टर्म दिया होता है उसका माइनस 1 इंटू डी होते सर। अब भाई साहब क्या है, द नेक्स्ट स्टेप इज इन दोनों को भाई आपको ऐड करना है। ठीक है सर, दोनों को ऐड कर दो, जैसे मेरे बच्चे दोनों को आप ऐड करोगे कितना आएगा, ऐड करते बेटा a प्लस ए होगा 2a। ठीक है, अब यहां देखो ये कट गया,
ठीक है सर। ये बचेगा भाई साहब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। अब इसे सॉल्व करके देखो, इन दोनों को ऐड करना तो a प्लस ए 2a आ जाएगा, और ये देखो 1 से 1 पहले कट रहा है, ये यही आएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा देखो ये फॉर्मूला किसका होता है सर? सर ये फॉर्मूला होता है tn का, ठीक है ना यार। tn इसका क्या लिखोगे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखोगे, ठीक है। और बेटा ये जो tn है यही बेटा क्या होगा सर? यही देखो l होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही बेटा क्या लास्ट टर्म है, सवाल में दिया है कि nth टर्म ही लास्ट टर्म है। तो देखो एक तरह से ये क्या हो गया, a प्लस एल। अच्छा सर, सम ऑफ rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड सम ऑफ rth टर्म फ्रॉम एंड कांस्टेंट होता है, और ये किसके बराबर होता है? a प्लस एल के बराबर। और ये बेटा जेईई मेंस जरूर इस पे सवाल पूछ रहा है, जरूर पूछ रहा है। और ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ये ओनली फॉर एपी है, और इसका भाई साहब रट्टाफिकेशन लगा लेना है कि दिस इज ओनली फॉर एपी। और हां, अगर आपसे कोई बोले फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, ध्यान देना जो भैया टर्म देखो यहां पे मैंने क्या लिया है, rth टर्म बेटा बिगिनिंग से लिया है और rth टर्म बेटा एंड से लिया है, rth टर्म बिगिनिंग से rth टर्म एंड से लिया है। तो सम बेटा एपी में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो होता है a प्लस एल। मतलब अगर कोई तुमसे बोले, ये ध्यान देना कि इन एन एपी तो जरूर बोलना है, ठीक है सर, इन एन एपी, ठीक है सर। अगर किसी ने कहा भैया फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड है और फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, तो बेटा ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर ही होगा, उसके सम के बराबर होगा। और हां, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है बच्चे? इट मस्ट बी एन एपी, वो एपी होना चाहिए, ठीक है सर। ओके सर। अब देखो भाई साहब क्या है, जैसे ये सवाल आया, शो दैट द सम ऑफ m प्लस 1th एंड m प्लस m माइनस 1th टर्म ऑफ एन एपी। चलो भाई यहां पे एपी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, बहुत इजी सवाल है अभी भैया, पीवाईक्यू में मजा आएगा। इसको माना भैया कैपिटल ए, ठीक है ना। मानो बेटा इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो माना है स्मॉल डी। अब आपसे क्या बोला भैया, इसका m प्लस nth टर्म में लिखो, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, a प्लस m प्लस 1 माइनस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसी ने पूछा बेटा m माइनस nth टर्म देखो, तो ये होता है a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप इसका देखो नेक्स्ट स्टेप जानते हो कि भैया दोनों का सम करना है, जैसा सवाल में दिया है। तो देखो भाई साहब m प्लस 1 होते सर, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, m माइनस n। ओके, सॉल्व करो, a प्लस ए कितना होगा बेटा, 2a प्लस, अब देखो भैया जब ऐड करोगे ये कटेगा, बचेगा 2 टाइम्स m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर, 2 लो कॉमन, बचेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब देखो भैया a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी क्या होता है भैया, mth टर्म ही होता है ये। तो देखो भैया जैसे आप इसकी जगह mth टर्म लिखोगे, ये आ जाएगा 2 टाइम्स tm, हेंस प्रूव्ड, ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते बेटा, ठीक है सर। और बताओ सर। अब देखो भाई ये जेईई मेंस 2013 एरा में कभी सवाल आया था, मुझे याद नहीं कब आया था, रिसेंटली अभी 2019 में भी एक सवाल आया है, ठीक है भाई। तो यहां पे ध्यान दो, बेस्ड ऑन ए प्लस एल रूल। कुछ केमिस्ट्री के जो भैया प्रेमी हैं वो बड़े खुश हो गए होंगे ए प्लस एल रूल, सर ये तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है सर, सर बहुत बाहुबली तरीके से पढ़ा था सर, ए प्लस एल रूल, ए प्लस एल रूल। हमने कहा मैथ में भी ए प्लस एल रूल। मैथ में ए प्लस एल रूल क्या है, ये एपी में अप्लाइड होता है कि भाई किसी भी एपी में अगर आप कोई टर्म शुरू से मानो छठवां टर्म लिया, आखिरी से छठवां लिया, तो उसका सम बेटा कांस्टेंट होता है, और वो हमेशा किसके बराबर होता है, a प्लस एल के बराबर होता है, ठीक है सर। अब जैसे बेटा ये सवाल आया, कौन सी ईयर में है बेटा ये मुझे याद नहीं है। अब ध्यान दो भाई, अगर मैंने आपसे बात करी S24, ठीक है ना, आपको S24 निकालना है, तो देखो भैया सम ऑफ 24 टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है सर, a प्लस एल, हाँ बेटा a प्लस एल कितना आ जाएगा बेटा, 12 टाइम्स a प्लस एल, ठीक है सर। यानी सर a प्लस एल निकालना है, हाँ मेरे बच्चे। अब जरा भाई साहब इस पिंक वाली रिलेशन को देखो, इस पिंकी बाबू को यहां बुलाते हैं, नीचे भैया बुलाते हैं, सब लोग ध्यान देना। ये लिखा हुआ है भैया a1 प्लस a5, ठीक है सर, प्लस दिया है a10, ओके। ये दिया है बेटा a15, ये दिया है बेटा a20, और ये दिया है बेटा a24, बराबर दिया है 225। अब देखो भाई साहब
जहां तक की चीजें दी हो, जैसे 24 तक की चीज दी, तो हम लोग बेटा इसमें टोटल जो टर्म्स है ना बेटा, टोटल टर्म्स हम लोग 24 ही मानते हैं। टोटल टर्म्स बेटा हम इसमें 24 ही मानते हैं। ओते सर, अब ध्यान दो जरा, A1 क्या है? मैंने कहा सर ये फर्स्ट टर्म है। A24 क्या है? लास्ट टर्म है। जहां तक का सम पूछा है भैया टोटल टर्म वही है, लास्ट टर्म अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा भैया लास्ट टर्म 24th टर्म है, बस ये रूल है। ठीक है सर, अब ध्यान दो भैया, ये पहला आखिरी है। अब भाई साहब इसके बारे में कुछ कमेंट करना है? मैंने कहा सर ये है 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ये क्या है भाई साहब? मैंने कहा भाई साहब ये है 5th टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है भाई, 5th टर्म फ्रॉम एंड कैसे निकाला आपको पता है? 5th टर्म फ्रॉम एंड होता क्या आप जानते हो? ये होता है टी ऑफ टोटल टर्म n माइनस r प्लस 1 करके देख लो भैया, T20 ही आएगा। अगर ऐसे ही दिया है तो इसका मतलब क्या बेटा, ये बिगिनिंग से टर्म दिए। अगर ऐसा लिखा है तो बिगिनिंग से टर्म दिए, और अगर एंड से दिया होगा तो लिख के आएगा कि वो एंड है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे A1, A5, A10, A15 और A20, A24 दिया है, तो इसका मतलब हम लोग भैया बिगिनिंग से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बेटा ध्यान दो, सिमिलरली बेटा ये देखना, ये बेटा 10 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है, आप इसको सेम फॉर्मूला लगा के देखना बेटा, ये 10 टर्म फ्रॉम एंड आएगा। तो देखो आपको ये समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू A प्लस एल रूल, आप समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू A प्लस एल रूल ये दोनों मिलेंगे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने कहा बेटा ये हो जाएगा A प्लस एल, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या, इन दोनों को जैसे देखोगे येलो वालों को, ये भी होगा A प्लस एल। फिर भाई साहब जैसे आप देखोगे इन दोनों को, ये भी होगा A प्लस एल, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स A प्लस एल इक्वल टू 225। मतलब A प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 75। ओते सर, ओते सर, ओते सर। और इसको जैसे आप मेरे बच्चे यहां पे पुट करोगे A प्लस एल को 75, तो ये आ जाएगा बेटा 12 इंटू 75, जो कितना हो जाएगा भाई? जो हो जाएगा 900। और 900 बेटा इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई, सबको करना आ गया होगा। और हाँ, जेई मींस 19 में भी इसका सवाल आया है, 20 का मुझे याद नहीं है। ठीक है भाई, 20 का मुझे याद नहीं, 20-21 का वैसे हाँ एक ना एक पेपर में आया हुआ है, ये भैया रिपीट हो जाता है इस टाइप का सवाल। तो देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई साहब उन लोगों ने क्या किया होगा, विदाउट A प्लस एल कर लिया होगा, सारी वैल्यूज पुट करके। हाँ बेटा, वैसे भी आप कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपने वैल्यू पुट करके निकाला है वो भी कर सकते हो, लेकिन करना कैसे सीखना है? A प्लस एल रूल से। A प्लस एल कला डाला, लाइव झिंगा लाला। ठीक है सर, अब देखो भाई। हाँ सर दिखाओ, सर दिखाओ। हाँ बेटा दिखा रहे हैं, रुको। हाँ सर दिखाओ। हाँ दिखा रहे हैं बेटा, रुक जाओ। ठीक है सर, पीछे क्या ये सर क्या चल रहा है? सर रुको एक मिनट जरा, रुको। हम देख रहे हैं कि अभी कौन कौन से सवाल करा सकते हैं, कोई बढ़िया सवाल हो तो अभी करा दें। जैसे देखो भाई ये जेई एडवांस का भैया 2010 का बहुत भौकाली सवाल है। अच्छा सर, हाँ बेटा है सर, हाँ बेटा है सर, हाँ बेटा है सर, हाँ बेटा। तुम कम बोलो सर, ठीक है सॉरी बेटा। चलो भाई आ जाओ बेटा, आ जाओ। बहुत सारे अभी जेई एडवांस के सवाल हैं, अभी नहीं, अभी मैं आपको थ्योरी ही कराता हूँ, फिर इसमें आएंगे। होते सर, कुछ लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, अभी करना स्टार्ट कर दिया होगा, अभी नहीं होगा, समझे, हीरो ना बनना। होते सर। अब देखो भाई एक रैंडम सवाल है, इसमें भाई साहब 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर दिया है। तो देखो भैया ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। अगर तुम्हें लगता है ये एपी है तो भाई आप यहां पे ध्यान दे देना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट नहीं आ रहा होगा। एपी की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगल बगल वाले टर्म का डिफरेंस भैया सब में सेम आना चाहिए। ठीक है सर। अब देखो सर मैं क्या करूंगा, देखो भैया 2-2 से प्यार कराऊंगा, पहला दूसरा तीसरा, और देखो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है सर, ऐसे ही चलता रहेगा। अब जरा यहां पे ध्यान दो भाई, ये जो एस है, ठीक है सर, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना होता है? ये होता है भैया 1 माइनस 2 इंटू होता है बेटा 1 प्लस 2। ठीक है। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या होता है सर? ये होता है 3 माइनस 4 और ये होता है 3 प्लस 4। कृपया करके यहीं फोकस करें, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए यहीं पे फोकस करें इस वक्त। नेक्स्ट क्या भैया, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस 6 इंटू 5 प्लस 6। आखिरी में क्या हो जाएगा बेटा? ऐसे ही चलता रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, 99 माइनस 100, ठीक है सर, और इंटू हो जाएगा 99 प्लस 100। ठीक है सर, ओके सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर।
अब यहां पे जरा ध्यान दो, यहां पे कुछ देखो करिश्माई चीजें हो रही हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1 होती है। इनको ना सिंप्लीफाई करना, सिर्फ माइनस वालों को सिंप्लीफाई करो, ठीक है, वरना बर्बाद हो जाओगे तुम। सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाले को सिंप्लीफाई करो। देखो बेटा सब -1 होते जा रहे हैं। एडिशन वाले को सिंप्लीफाई मत करना, लोग कर देते हैं बाद में रोते रोते फिरते हैं, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो। हाँ उससे भी आंसर आएगा, लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखो, ठीक है सर। आ जाओ, एस क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर -1 ले लो सब में कॉमन, ठीक है सर, सब में -1 कॉमन लिया, अभी भी सिंप्लीफाई मत करना, अंदर देखो क्या बचेगा 1 + 2, ठीक है सर। यहां पे क्या बचेगा 3 + 4, फिर क्या बचेगा 5 + 6, और ऐसे ही बेटा ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, आखिरी में बचेगा 99 + 100। ओ माय गॉड, टू रूल ऑफ, हाँ बेटा टू रूल ऑफ। अब जरा एक चीज बेटा ध्यान देना, ये आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि भाई साहब अगर आपसे कोई बोलता है, सर क्या बोलता है, मैंने बोला भैया आपसे अगर कोई बोलता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, अच्छा सर, हाँ बेटा, अगर कोई तुमसे बोलता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है सर, तो यहां पे ध्यान देना, ये, ठीक है सर। सर ये क्या लिखा है, मैंने कहा ये लिखा होगा बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करते 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 क्या होगा बेटा n, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो आपको पता है भैया एपी में है, बिल्कुल सही, ये एपी में है, एकदम सही बात है सर, ये एपी में है। सर फर्स्ट टर्म क्या है, मैंने कहा फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म क्या है n, टोटल टर्म्स कितने हैं सर, टोटल टर्म्स तो सर इसमें n है, तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 और साथ में a + l, a + l कितना हो जाएगा n/2 a + l, जैसे लगाओगे यू विल गेट n/2 और बेटा ये आ जाएगा n + 1, ठीक है भाई। अब इसको भैया मेमोराइज करो, अब ये सभी को याद होता है, तुम भी याद कर लो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने बोला भाई साहब कि 1 + 2 + 3 करते करते अगर मानो किसी ने भैया 50 तक का सम पूछा, तो सिंपल इसका आंसर क्या होगा n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ही भाई साहब अगर किसी ने आपसे पूछा 1 से लेके 100 तक का सम, या फिर 100 छोड़ो चलो 98 तक का सम, तो 98 तक का सम क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट 98 नेचुरल नंबर है, सेम फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर, ओके बेटा यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, अब देखो भाई साहब ये 1 से लेके 100 तक का है, तो आपको पता है ये तो -1 ही है, बाहर क्या हो जाएगा n × n की वैल्यू 100 है, जो दिया होता है बेटा वो n होता है, ध्यान देना, n × n + 1, ओके सर, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। तो इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा -50 आसान था सर, टफ सवाल कराओ, कराते हैं, रुको रुको, पहले थोड़ा ज्ञान तो दे दें, ठीक है सर। और बताइए सर, सब ठीक सर, सवाल में बताइए, ओके मेरा बेटा। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज क्या आती है, भैया आपको SN ये दिया है तो AP निकालना है, अच्छा हाँ बेटा, यहां पे जरा ध्यान दो, आपको पता है किसी भी सीक्वेंस के लिए SN - 1 जो होता है वो बेटा होता है TN, ठीक है सर, समझ गए सर। SN क्या है सर, सर SN है 4n² + 3n, ठीक है SN है सर। SN - 1 क्या है, पुट कर दो 4 टाइम्स n - 1 का स्क्वायर, समझे, n की जगह n - 1 होगा, प्लस 3 टाइम्स n - 1 इक्वल टू कितना होगा Tn, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, अब भैया जैसे सिंप्लीफाई करोगे सब देखो काट कूट के बचेगा क्या, अब यहां पे ध्यान देना क्या बचेगा, बचेगा यहां पे -8n, ठीक है, + 4, मैं चेक कर रहा हूं कैलकुलेशन, बिल्कुल सही, -3 इक्वल टू कितना होगा Tn, ओके सर। और इसे सॉल्व करो, मतलब सर -8n + 1 है, ये है सर Tn, ठीक है सर, मतलब इसका क्या है 8n - 1 कितना है सर, 8n - 1 है Tn। ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर, अब देखो भैया Tn आ गया, हाँ सर,
T1 निकालो, n को बेटा पुट करो 1 तो देखो आएगा 7। T2 निकालो, n को बेटा पुट करो 2 तो आएगा 15। T3 निकालो, n को बेटा पुट करो 3 तो कितना आ जाएगा 23। T4 निकालो, n को बेटा पुट करो 4 आ जाएगा 31 एंड सो ऑन। ऐसे भाई साहब ये है एपी। कॉमन डिफरेंस है बेटा 8, ठीक है, फर्स्ट टर्म है 7। मतलब कोई पूछे व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यू विल से 7, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यू विल से 8 एंड दिस विल बी द आंसर। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे वाह सर, हाँ बेटा। तो आपको समझ में आ गया कि चाहे कोई भी सीक्वेंस दिया हो, और भाई साहब अगर आपको एसएन दिया है तो भैया एपी निकालनी या फिर सीक्वेंस निकालना है तो आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है। ये वाला बेटा फॉर्मूला हर सीक्वेंस के लिए वैलिड है, सारे के सारे सीक्वेंस के लिए वैलिड है। ठीक है सर, समझ गए सर, मान गए सर, ओके मेरे बच्चे, ठीक है। चलो भाई थोड़ा मैं ब्रेक लेता हूं रिकॉर्डिंग से और उसके बाद और सवाल कराता हूं। आज का वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए। लव यू। अब बच्चों हम लोग करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है ना यार। तो भैया चलो थोड़ा ज्ञान की बातें हो जाएं। तो देखिए भाई साहब, ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान की बात यह है मेरे बच्चे की और की। अगर मानो बेटा आपको कोई भी एपी दी गई है, इफ A1 A2 A3 टिल बेटा आपको अगर AN तक दिया हुआ है, ठीक है सर, टिल आपको AN तक दिया हुआ है RN AP, ठीक है सर। अगर ये मेरे बच्चे AP में दिया गया है तो देखिए भैया इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप हर टर्म में एक कांस्टेंट नंबर के, अगर आप हर टर्म में बेटा एक कांस्टेंट नंबर के सब्ट्रैक्ट या ऐड कर दो तो फिर भी ये एपी में ही रहता है। मतलब मैंने क्या करा भैया, मैंने हर एक टर्म में एक कांस्टेंट नंबर के को ऐड कर दिया, ये भी भैया एपी में होगा, इज इन एपी 2, ये बेटा एपी में ही होगा। ठीक है सर, ये एपी में होगा। हाँ, क्यों सर ये एपी में है? ये इसलिए एपी में है क्योंकि भाई आपको पता है ये अगर एपी में दिया है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, A2 माइनस A1, सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या होगा बेटा, D के बराबर होगा। ऐसे बेटा ये A3 माइनस A2 भी किस में होगा, देखो D के बराबर होगा। और ऐसे ही बेटा सो ऑन हम लोग चलते रहेंगे। अब अगर भैया K कोई नंबर है, अगर हमने भैया K नंबर, सेम नंबर, हमने सेम नंबर, ध्यान दे रहा हो बेटा, ये देखो सेम नंबर सारे टर्म में ऐड कर दिया, फिर भी बच्चे वो एपी में ही होगा। इसका देखो रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, अगर आप इसके सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो A2 माइनस A1 ही आ रहा है जो बेटा D है। जब बेटा आप से थर्ड नंबर को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखो के कट जा रहा है, यही आ रहा है, और सब में बेटा यही होगा। मतलब इन शॉर्ट आपको ये याद कर लेना है कि अगर A1 से लेके AN तक बच्चे AP में दिया है तो अगर सेम नंबर K से हम ऐड करते हैं या फिर बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम रीजन है, किसी नंबर K से ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो बच्चे AP में ही होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है सर, ओके सर, मान लिया सर। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो भाई साहब, इसके बाद आने वाला है एक भौकाल सवाल, है सर? हाँ बेटा, एक आने वाला है भौकाल सवाल। ठीक है सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया क्या है भौकाल सवाल, यहां पे जरा ध्यान देना। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, ये जो है ये सवाल बेटा कई बार जेईई मेंस में आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस टाइप का सवाल आ चुका है, इसी टाइप का है भैया, ये जेईई मेंस टाइप लिख दे रहा हूं, एग्जैक्ट वो सवाल नहीं करा रहा हूं, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अब देखो भाई इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको ये दिया हुआ है कि S1 एंड S2 आर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 APs। मतलब बेटा 2 AP आपको दिए हैं। पहला मानो बेटा AP दिया हुआ है AN AP का मतलब क्या है भैया, उसके देखो टर्म क्या हो जाएंगे बेटा, पहला हो जाएगा A1, फिर हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा बेटा A3, फिर हो जाएगा बेटा A4, और ऐसे ही मेरे बच्चे चलेगा AN तक। सही बात है सर, AN इसका nth टर्म है। ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि पहला जो AP है इसको बेटा हम लोग बोल देते हैं ये भैया AP1 है, उसका टर्म क्या है मेरे बच्चे, उसका टर्म है AN, मतलब A1 A2 से लेके AN तक है। ठीक है सर। अगली चीज क्या है,
मैंने कहा देखो बेटा अगली चीज आपको दी हुई है AP2, तो AP2 का टर्म क्या दिया है बेटा, Bn दिया है। तो देखो Bn क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 B4, और इसका बेटा ऐसे सेम वे में बेटा जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा बच्चे Bn हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो भाई आपको रेशियो ऑफ देयर सम ऑफ nth टर्म्स दिया होगा। ये देखो रेशियो इसके S1 S2 का मतलब क्या है, S1 क्या है बच्चे, S1 है कि भैया पहले AP का सम टिल n टर्म्स किया, ठीक है ना, सम टिल n टर्म्स किया, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। S1 क्या है बेटा, AP1 का मैंने सम टिल n टर्म्स किया। तो देखो भैया ये क्या आएगा, वैसे ये आएगा सर n/2, एकदम सही बात है। अंदर आएगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म जो भैया A1 है इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस n-1 क्योंकि n टर्म्स का सम है, इनटू मान लेते हैं D1। हमने ये एज्यूम कर लिया है जो AP1 है इसका बेटा कॉमन डिफरेंस है D1। ठीक है सर। फिर ऐसे बेटा ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिया है जो AP2 है, तो AP2 का बेटा Sn दिया हुआ है क्या, n/2। ठीक है सर, ये आ जाएगा 2B1, ठीक है सर, इसका फर्स्ट टर्म है B1 प्लस n-1 इंटू क्या है बेटा D2। हमने ये एज्यूम कर लिया बेटा जो सेकेंड AP है इसका कॉमन डिफरेंस है D2। ठीक है। जब भी कभी बेटा ऐसा सवाल आए कि n टर्म्स का रेशियो दिया है, ध्यान से देख रहे हो भाई, n टर्म्स का रेशियो दिया है, S1 भैया S सम टिल 1 टर्म नहीं है, यहां पे इन्होंने मेंशन किया है भैया S1 जो है वो n टर्म्स का सम है पहले AP के लिए, S2 बेटा n टर्म्स का सम है दूसरी AP के लिए। ठीक है। अब भाई साहब इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है सर। अगर मैं रेशियो निकालूं यहां की हेल्प से, अगर भाई साहब मैं रेशियो निकालूं S1/S2, तो आपको पता है बेटा n/2 से n/2 कटेगा, बचेगा 2A1 प्लस आ जाएगा n-1 इंटू D1। ठीक है सर, डिवाइडेड बाई 2B1, n/2 बेटा कट गया है, प्लस आ जाएगा n-1 इंटू D2। ओके सर। अब भाई साहब क्या है, आपको यही रेशियो किसके बराबर दिया है, ये आपको दिया है बेटा 3n-13 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 21। ओके सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान दो, हाँ सर क्या ध्यान देना है, मैंने कहा देखो भैया ये S1/S2 इसके बराबर दिया है, और ये जो बेटा रेशियो है, ठीक है ना यार, हमने इसके बराबर निकाल लिया है और दिया है 3n-13/3n प्लस 21। अब देखो भैया रेशियो ऑफ टर्म्स निकालना है A24/B24। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब क्या है इस बौकाल सवाल में, क्या है बेटा, बौकाल सवाल में ये है, अरे भाई साहब ये तो सिस्टम ही हिला दिया। हाँ, बौकाल सवाल में बेटा ये है कि भाई जो सम टिल n टर्म्स, ठीक है ना, रेशियो ऑफ सम टिल n टर्म्स, अच्छा सर, हाँ, सम टिल n टर्म्स विल बी गिवन, ये बेटा दिया होगा। ओके। और हमको क्या निकालना होगा, और बेटा हमें निकालना होगा एंड वी हैव टू फाइंड सम रेशियो ऑफ टर्म्स। ठीक है ना भाई, हमें भैया रेशियो ऑफ टर्म्स, सम का मतलब कुछ दिया होगा, हमें बेटा रेशियो ऑफ टर्म्स निकालना होगा, जैसा कि बेटा इस सवाल में दिया है। A24 इसका भाई 24 टर्म है पहले AP का, और B24 भाई 24 टर्म है दूसरे AP का। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब क्या है इसका प्रोसेस क्या होता है, चलो भाई पहले A24 लिख देते हैं और अपॉन B24 लिख देते हैं। तो देखो भैया A24 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस 24 माइनस 1 इंटू D1, सही बात है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा B1 प्लस 24 माइनस 1 इंटू D2। ठीक है सर। और सॉल्व करो, A1 प्लस 23 D1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा B1 प्लस 23 D2। और ये बेटा क्या दिया है, ये दिया है A24/B24। अब देखो भाई साहब इसमें क्या एक देखो जर्नी है सर जर्नी क्या है, मैंने कहा बेटा देखो इसकी जर्नी ये है कि भाई साहब हमें किसी तरह यहां से वहां पहुंचना है। सर आप कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा देखो भाई हमें किसी तरह जो बेटा जो हमने S1 अपॉन जो S2 निकाला है
वो हमने निकाला है बेटा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई 2b1 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। मतलब बेटा देखो सम टिल n टर्म्स का बेटा रेशियो दिया हुआ है, सम टिल n टर्म्स का बेटा रेशियो दिया गया है और हमें यहां से देखो यहां तक की जर्नी तय करनी है, हमें यहां से बेटा यहां तक पहुंचना है। ये भाई साहब चैलेंज है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स दिया है, बहुत ध्यान से देखो रेशियो ऑफ सम टिल n टर्म्स दिया गया है और यहां से लेके यहां तक की बेटा जर्नी हमें क्लियरली पहुंचनी है। तो देखो इसका मेथड क्या होता है, ये हमारे पास भाई चैलेंज है। तो देखो भाई साहब इसका मेथड क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो। आपने भाई साहब S1 बाई S2 निकाल लिया है, ठीक है ना। तो देखो भैया मेथड में जो बेटा स्टेप नंबर 1 होता है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, जो स्टेप नंबर 1 होता है, बहुत ध्यान से देखो स्टेप नंबर 1 क्या होता है भाई साहब, हमेशा हमेशा 2 कॉमन ले लो। टेक 2 कॉमन एंड कैंसिल, टेक 2 एस कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ जो बेटा रेशियो ऑफ जो दिया है एंड कैंसिल देम। भाई साहब सबसे पहला स्टेप यही है, इसको भाई साहब कैंसिल कर दो। ओके सर। तो देखो भाई जैसे आप इसमें स्टेप नंबर 1 लगाओगे तो देखो आपको S1 अपॉन S2 क्या 2 लोगे कॉमन, तो यह आ जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D1 डिवाइडेड बाई B1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू D2 आ जाएगा। यह है भाई स्टेप नंबर 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब जो स्टेप नंबर 2 है, बहुत ध्यान से देखना भैया, स्टेप नंबर 2 क्या है, इन्हीं स्टेप्स को बेटा फॉलो करना है। स्टेप नंबर देखो भाई 2 क्या है, स्टेप नंबर बेटा 2 ये है कि भाई साहब किसी तरह एनी हाउ, किसी तरह एनी हाउ किसी तरह S1 अपॉन S2 को, ठीक है ना, आप कंपेयर करो। ये मैं वर्ड्स प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, मतलब समझा दूंगा अभी। S1 अपॉन S2 को कंपेयर करो A24 अपॉन B24 से, रेशियो ऑफ टर्म से। सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये सोचना है कि ये जो S1 अपॉन S2 है, ठीक है सर ये S1 अपॉन जो S2 है वो A24 अपॉन B24 कब बन सकता है, समझ रहे हो। कंपेयर मतलब क्या भाई साहब, ये जो S1 अपॉन S2 है ये A24 अपॉन B24 कब बन सकता है, तो हम सोचते हैं कब बन सकता है। मैंने कहा भाई ये देखो तब बन सकता है जब किसी तरह n माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाए भाई साहब, 23 हो जाए। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा भाई साहब अगर n माइनस 1 बाई 2 23 हो गया, इसका मतलब क्या, यहां आपको दिखेगा 23, बात समझे, यहां पे दिखेगा 23, क्या लिखा है A1 प्लस घुचुड़ मुचुड़ किया 23 D1, देखो वो, और ये बेटा क्या हो जाएगा B1 प्लस 23 D2, मतलब वो, मतलब मैं ये समझा कि अगर किसी तरह ये जो रेशियो था, ठीक है सर, ये जो रेशियो था, ये बेटा ये जो रेशियो था, किसी तरह इस वाले अगर रेशियो को मैंने 23 भैया बना दिया तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। इस वाले स्टेप का मतलब यही है, आपको शायद समझ में आया हो। सबसे पहले, वैसे इससे पहले भी स्टेप्स हैं, इससे पहले क्या स्टेप्स हैं सर, इससे पहले कि भैया S1 S2 लिखा, ठीक है, n/2 को कैंसिल करके मैं यहां तक पहुंचा। फिर भाई साहब ये तो आप हर क्वेश्चन में करोगे। उसके बाद क्या है भाई साहब, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से भैया 2 को कॉमन लेके काट देना है और उसके बाद कंपेयर करना है। कंपेयर करने का बेटा ये मतलब है, कंपेयर करने का ये मतलब है कि भाई साहब ये सोचना है कि ये चीज वो कैसे बन सकती है। हमने कहा ठीक है भैया, अब जरा ध्यान दो, आप समझ गए, सॉल्व करोगे तो n-1 कितना आ जाएगा 46, मतलब n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 47। हमने कहा सर अगर n47 यहां पे आपने पुट कर दिया, मैंने कहा अच्छा हाँ, अगर मैंने n का वैल्यू 47 पुट कर दिया ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज ट्रू लव। हाँ बेटा, अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये आता है बेटा लास्ट स्टेप जिसका नाम है बेटा स्टेप नंबर 3। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है इंजॉय। ओ माय गॉड, हाँ बेटा इसका नाम है इंजॉय। तो देखो इंजॉय क्या है भाई,
आपको पता है कि S1/S2 रेशियो कितना दिया हुआ था? हमने देखा सर ये रेशियो दिया हुआ था 3n - 13 3n + 21, ठीक है सर, 3n - 13 और 3n + 21 यही दिया है ना, चेक कर लेंगे अभी। और ये किसके बराबर हो गया? A1 + n - 1/2 इंटू D1 और डिवाइडेड बाई B1 + n - 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा भाई साहब? D2। ओते सर है बेटा, हाँ सर यही बिल्कुल सही। अब जरा यहां पे सब लोग ध्यान देना, और सर ध्यान देते हैं सर, ये इसके बराबर है, वेरी गुड। अब आपको पता है कि अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 47 पुट करूं, ठीक है सर, कितना आएगा सर? 3 × 47 माइनस ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 3 × 47 प्लस ऑफ 21, यहां पुट करो कितना आ जाएगा? A1 प्लस 47 जैसे करोगे तो यह आ जाएगा बेटा 23D1, यहां पे जैसे पुट करोगे यह आ जाएगा B1 + 23D2। वेरी गुड सर। अब जरा ध्यान दो, ये जो चीज है ये क्या है सर? ये तो A24/B24 है। मैंने कहा भाई ये तो जादू हो गया। बिल्कुल सही, जादू हो गया। इसका मतलब क्या है भाई? ये जो रेशियो आपको निकालना था ये देखो नंबर्स के फॉर्म में आ गया, और इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा यही हो जाएगा आंसर। अरे वाह सर, हाँ बेटा, अरे वाह सर, हाँ बेटा। यानी मैं अगर आपको फिर से रिवाइज कराऊं, सिंपल चीज है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने लिखा S1/S2, ये तो फर्जियापा था, माहौल बनाना था। S1/S2 लिखा भाई साहब, यहां तक पहुंच गए। हमेशा भाई 2 को कॉमन ले लो, 2 का कॉमन जैसे लिया भैया ये स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ इससे पहले भी एक स्टेप है। उसके बाद में क्या है? ये सोचना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमने देखा जब इसकी वैल्यू 23 होगी, मतलब भैया जब n का वैल्यू 47, इसको तो सॉल्व करोगे, 47 जैसे पुट करेगा ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओ माय गॉड, गंगाधर ही शक्तिमान है। हाँ बेटा, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो भाई साहब S1/S2 जो दिया हुआ था भैया बस इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक ले आए, इतना सॉल्व करा डाला, लाइफ बेटा जिंगा लाला, काम खत्म। अब जितने लोग को भाई साहब ये समझ में आ गया तुरंत अभी कमेंट कर दो भौकाल विद दिल दिल, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब भौकाल विद दिल का मतलब है कि भौकाल सवाल आ गया। नेक्स्ट टर्न में ऐसा हो सकता है, टाइम हुआ तो ऐसे में और सवाल करा दूंगा जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज आती है, ये डिटरमाइन करना है कि कोई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो देखो भाई साहब क्या इसका कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखना। कंसेप्ट बेटा ये होता है कि देखो अगर मानो 2 एपी दी हैं, अगर मानो 2 एपी दी हैं, चलो पहले मैं AP1 से बात कर लेता हूं, ठीक है भाई। तो देखो आपको ये मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, मैंने क्या बताया है, मैंने भाई साहब ये ज्ञान आपको थोड़ी देर पहले दिया था, ये वाला देखो बेटा, ये वाला ज्ञान दिया था। सर ये वाला ज्ञान क्या दिया था? मैंने कहा अगर किसी नंबर से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी एपी में, वो नंबर सेम होना चाहिए। जो नंबर यहां पे हो रहा है वही नंबर सेम डिट्टो नंबर सब में होना चाहिए, तो भाई वो एपी में ही होता है। ठीक है, तो देखो एक चीज नहीं बताई थी, अब बता दे रहा हूं। अगर भाई साहब आप सेम नंबर से किसी एपी में मल्टीप्लाई भी कर दो, हैं, हाँ, अगर आप सेम नंबर से भाई साहब एपी में मल्टीप्लाई भी कर दो, ये भैया स्मॉल के है, यहां कैपिटल के लग रहा है, स्मॉल के है, तो भैया वो भी एपी में होता है। मतलब अगर किसी एपी में सेम नंबर 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो भैया एपी में ही होगा। ओके सर। दूसरी चीज, अगर भाई साहब आप सेम नंबर से डिवाइड कर देते हो, ऑब्वियसली डिवाइड करते टाइम वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है सर, तब भी वो एपी में ही होता है। यानी कि सर हमने ये सीखा, अगर कोई एपी दी गई है और आप सेम नंबर से ऐड कर देते हो या सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो एपी में ही रहता है, या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो या फिर सेम नंबर से आप डिवाइड कर देते हो तो वो एपी में ही रहता है। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब देखो भाई एक चीज और है कि भाई जैसे ये पहली एपी दी है, ये बेटा दूसरी एपी दी है, अगर इनके टर्म्स को सेम ऑर्डर में, पहला पहले से, पहला टर्म पहले से, दूसरा टर्म दूसरे से, तीसरा टर्म तीसरे से, सेम ऑर्डर में बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो भी भाई एपी में होता है। ठीक है सर, लेकिन हाँ दिस इज नॉट वैलिड फॉर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ये भैया मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है, ये मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के लिए वैलिड नहीं होता है। यानी कि भाई अगर ओवरऑल मैं बात करूं, मैंने आपको क्या पढ़ाया
मैंने ये पढ़ाया कि भाई साहब दो एपी दी हैं, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे सेम ऑर्डर में, पहला ये नहीं कि इसको इसके साथ भैया जाके बोला जाओ तुम जाओ, ऐसे नहीं, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं, उसमें नहीं भाई साहब, सिर्फ किसमें भाई साहब, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो वो एपी में होगा। और हाँ, अगर कोई भी एपी पकड़ ली, जैसे भाई साहब यहां पे मैंने पहली वाली एपी पकड़ ली थी, तो भाई अगर आप उसमें उस वाली एपी में जो भी आपने एपी पकड़ी है, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो या फिर सेम नंबर को सब में ऐड कर दो, किसी को नहीं छोड़ेगा, सब में सेम नंबर से भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी वो एपी में होता है। बस इसको कंसेप्ट को ऐसे ही लिख लो, अभी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर लेंगे, वरना हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है सर, मान लिया सर, ओके बेटा, ठीक है बेटा, हाँ सर मान लिया। अब देखो भाई साहब, जो नेक्स्ट चीज आती है जिसका नाम है बेटा कॉमन एपी, कॉमन एपी, सीएपी। कॉमन एपी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉमन एपी का मतलब होता है भैया एक ऐसा सीक्वेंस जो फॉर्म होता है बाय कॉमन टर्म्स ऑफ गिवन टू एपीज, जो एपी में ही होता है और उसका कॉमन डिफरेंस होता है एलसीएम ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं भाई, अगर आपको मानो AP1 दिया है, ठीक है सर, उसका भाई साहब फर्स्ट टर्म मानो A1 दिया है, ठीक है सर, कॉमन डिफरेंस D1 दिया है, ठीक है सर, दूसरी एपी दी है भाई साहब जिसको भैया AP2 बोला, ठीक है सर, इसका फर्स्ट टर्म है A2 और कॉमन डिफरेंस है D2। अब मैंने देखो बेटा क्या किया, मैंने क्या किया, इनके कॉमन टर्म्स लिए हैं सर, हाँ बेटा इनके कॉमन टर्म्स लिए, और भाई साहब जो कॉमन टर्म्स लिखे भाई साहब वो भी एपी में होते हैं। कॉमन टर्म्स के साथ जो सीरीज लिखी, कॉमन टर्म्स लेके बेटा उसी ऑर्डर में लिखना है। जैसे भाई साहब पहला कॉमन टर्म जो इनका आया वो पहले, जो दूसरी बार में कॉमन आया वो दूसरा, समझे ना, सेम ऑर्डर में, तो भाई साहब वो एपी ही होती है। और उसका जो बेटा कॉमन डिफरेंस होता है वो इसका एलसीएम होता है। इस पे भाई जेई एडवांस ने सवाल पूछा हुआ है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, और जेई मेंस ने फिर इसे रिपीट किया हुआ है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी आपको पूरी तरह ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हाँ थोड़ी देर में ये चीज आने लगेगी, तो यहां पे फिर से ध्यान दें, ठीक है सर। जैसे भाई ये सवाल है, मैंने कहा भाई कंसीडर दो एपी, ठीक है सर, ये देखो दो एपी दी गई हैं। अब मैंने ये बोला भैया ये जो दो एपी हैं इनके कॉमन टर्म से एक भैया एपी बनानी है। हमने कहा सर इनकी कॉमन टर्म्स, इसको मैं बोलता हूं सीएपी, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, सवाल हर चीज क्लियर करता है, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब पहला कॉमन टर्म क्या है, मैंने कहा सर इसका पहला कॉमन टर्म 1 है, ठीक है। दूसरा कॉमन टर्म क्या है, मैंने कहा सर देखो दूसरा कॉमन टर्म सर 5 है, ठीक है सर। सर तीसरा कॉमन टर्म क्या है, हमने कहा देखो भाई साहब तीसरा कॉमन टर्म 9 है। ऐसे भाई साहब पूरी की पूरी एपी लिख लेंगे। अब देखो यहां पे तो आपको समझ में आ रहा है कि सीएपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, साफ समझ में आ रहा है 4 है। या फिर बेटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर इसके इन दोनों एपी के कॉमन टर्म्स आपको लिखने थे तो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है सर। अगर भाई साहब एलसीएम लेगा, पहले में कितना कॉमन डिफरेंस है 2 का, दूसरे में कितना है 4 का, बेटा एलसीएम इसका 4 ही आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस यही आएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज क्या है, मैंने कहा सर इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यानी कि सर सीएपी का हमें 17th टर्म बताना है। ये हो जाएगा सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। a क्या है, मैंने कहा a है 1, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 4, मतलब आ जाएगा 65। इसका भाई 17th कॉमन टर्म, ध्यान देना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इसका 17th कॉमन टर्म या फिर कॉमन एपी का 17 टर्म भाई साहब यही होगा, ठीक है सर। ओके सर, मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब देखो भाई साहब इसको ऐसे भी लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं लोग इसको, ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई साहब इंटरसेक्शन दोनों का लिया जा रहा है, ऐसे भी बोला जाता है। सही बात है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन टर्म्स, इंटरसेक्शन तो ले रहे हैं। तो देखो भाई साहब जो सीएपी का बेटा जो सेट होगा वो सीएपी का सेट क्या है, ऐसे लिख सकते हो, इंटरसेक्शन ले रहे हैं 1 3 नहीं है सॉरी, क्या है बेटा 5, और फिर है बेटा 9, और यूं ही चल रहा ही, यूं ही चल रहा ही, यहां तक पहुंच गए, ठीक है सर। और सेट बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, काम खत्म। ओके सर, अब जरा ध्यान दो, हाँ सर।
अब देखो भाई साहब, ऐसा सवाल आ गया कि बताओ कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं इन द टू एपीस। कितने टर्म आइडेंटिकल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। चाहे बोलो कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं, चाहे आप ये बोलो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ। तो भाई साहब, जब भी कभी एपी में, ध्यान से सुनो, जब भी कभी एपी में कॉमन टर्म्स या फिर आइडेंटिकल टर्म्स बताने का बारी आया, जब भी कभी भाई साहब एपी में आइडेंटिकल टर्म्स या कॉमन टर्म्स बताने का बारी आया, तो हमेशा बेटा हम सीएपी की शरण में जाते हैं, कॉमन एपी की शरण में। ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, बहुत इजी है इसलिए और भी ध्यान से देखना। अब आप समझ गए भाई साहब, इनमें चलो कॉमन टर्म्स की सीएपी लिखते हैं। ठीक है सर, चलो सीएपी लिखते हैं। आपको पता है सर, इसमें पहला कॉमन टर्म दिख रहा है, वो क्या है भाई साहब? 6 है। एकदम सही है, पहला बेटा कॉमन टर्म आया 6। चलो भाई साहब, पहला जो कॉमन टर्म है सीएपी का फर्स्ट टर्म वही होता है, जो भाई पहला कॉमन टर्म होता है सीएपी का बेटा फर्स्ट टर्म वही होता है, तो मैंने 6 लिख दिया। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अगर मैं इस पहली वाली एपी का कॉमन डिफरेंस पूछूं तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। दूसरी वाली का अगर मैं भैया पूछूं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना? 3 है। यानी कि सर अगर मैं कॉमन डिफरेंस पूछूं सीएपी का, ठीक है सर, तो देखो कॉमन डिफरेंस सीएपी का क्या होता है? मैंने कहा बेटा ये दोनों का एलसीएम आएगा 6। अरे वाह सर, हाँ बेटा। अब अगर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ, तो देखो इसका मतलब क्या है? ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन एपी। अच्छा, हां, आपको बताना है कि इस कॉमन एपी में कितने टर्म्स होंगे। तो देख लो भाई साहब, पूछने का तरीका क्या है? पूछने का तरीका यह है कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स बताओ, या फिर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताओ, समझे, या फिर सीएपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो देखो भाई साहब, ये एकदम डिफरेंट सवाल की तरह बेटा इसको ट्रीट करो। मतलब आपको इस सीएपी में नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि इस वाले सीएपी में नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं, ठीक है, इस सीएपी में कितने टर्म्स हैं? हम लोग बेटा मान लेते हैं कि इसमें एन टर्म्स हैं। ठीक है सर, ओके बेटा, मान लेते हैं कि इसमें भाई साहब एन टर्म्स हैं। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब ये बताओ भाई साहब, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, अगर भाई साहब ये 100 टर्म तक गया है, तो देखो भाई साहब अगर ये 100 टर्म तक गया है, तो देखो इसमें लास्ट टर्म क्या होगा? अब बेटा निकाल सकते हो, ये भी एपी है तो इसका लास्ट टर्म 100 टर्म निकालो। लास्ट टर्म मतलब 100 टर्म, और ऐसे भी ऑब्जर्व करके लिख सकते हो, ये बेटा हो जाएगा 200। ठीक है, यहां पे आओ, इसका बेटा लास्ट टर्म क्या होगा? मैंने कहा सर इसका निकालोगे तो ये सर आपको कौन सा टर्म है? 80th टर्म बताना है। चाहे एपी का लॉजिक लगा लो, a + n - 1 × d, या फिर भाई साहब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई करके, 2 × 100 200, 3 × 80 240। मतलब आपकी मर्जी, आपने टर्म निकाल लिया। इन शॉर्ट मुझे यही बोलना है। अब बताओ, अगर बच्चे मैं इसका nth टर्म में पूछूं, तो nth टर्म क्या है? a + n - 1 × d। अब बताओ बेटा, जो सीएपी का बेटा nth टर्म है, हां सर, हाँ बेटा, जो सीएपी का nth टर्म है, जो सीएपी का nth टर्म है, या फिर जो n टर्म्स, जो जितने कॉमन टर्म्स है वो n है, दूसरा मैं स्टेटमेंट भूल जाओ, जो सीएपी का nth टर्म है वही आपको बताना है। सही बात है। अब बताओ सीएपी का जो nth टर्म होगा, जो लास्ट टर्म कॉमन होगा, इसमें भैया आखिरी टर्म क्या है? 200 है, इसमें 240 है। ये तो क्लियर है कि भाई साहब वो 200 या 200 से छोटा होगा। अरे हां सर, बिल्कुल सही। सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 201 कॉमन टर्म हो जाए। क्यों सर? क्योंकि 201 इसमें आ ही नहीं रहा है। कॉमन तो तब आएगा जब इसमें आए, इसमें जब आखिरी टर्म ही 200 है, आगे एपी रुकी नहीं, मतलब चल ही नहीं पा रही है, एपी 200 पे रुक गई है, तो लास्ट कॉमन टर्म भाई साहब क्या पता 200 हो, क्या पता 200 से छोटा हो। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो, आपको समझ में आया? सिंप्लीफाई किया तो बेटा इससे 6n आ जाएगा <= 200, मतलब जो n है बेटा वो आ जाएगा <= 33 1/3। मैंने कहा सर जो n है वो 33 1/3 से छोटा होना चाहिए। तो आपको यह भी पता है कि n एक नेचुरल नंबर होता है, तो मतलब n कितना होगा सर?
33। मतलब भाई साहब जो लास्ट टर्म बेटा कॉमन है वो 33 होगा, लास्ट टर्म 33 कॉमन होगा, और यही आंसर है। इनके बीच में भाई 33 टर्म्स कॉमन है। बिल्कुल सही बात है सर। मेरे ख्याल से ये लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तुरंत अभी कमेंट कर सकते हैं, एलसीएम नहीं, एलसीएम मत करना, सीएपी विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। और भाई साहब इस टर्म में मे बी या फिर मे बी नेक्स्ट टर्म में बेटा बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली। प्लीज बैकलॉग ना होने दो, ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। कल हम लोग बहुत भौकाली सवाल करने वाले हैं एपी के, जो जेई एडवांस में आए हुए हैं। इसलिए भाई साहब ये लेक्चर अच्छे से देख लो कि कैसे भाई साहब सीएपी का हम लोग एलसीएम लेते, एलसीएम लेना तो आता ही होगा, ठीक है ना। कैसे सीएपी का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, वो बेटा एलसीएम होता है दोनों का, बस इतना याद करना है। और पहला टर्म सीएपी का कैसे निकालते हैं, वो तो भैया ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं। मतलब भाई सीएपी का जो फर्स्ट टर्म है वो बेटा हमेशा कैसे निकालते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। और उसके आगे तो बेटा बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। ओते सर, हाँ बेटा अब जरा ध्यान दो। ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर। सर इसका भौकाली सवाल आज नहीं कराओगे? नहीं, पहले आप अपना बेसिक प्रैक्टिस कर लो, फिर हम मिलेंगे। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब करते हैं एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है भैया, एपी में टर्म्स का एजम्पशन करना हम सीख रहे हैं। 3 टर्म अगर बेटा एपी में कभी भी आपको एज्यूम करने हो तो हमेशा एज्यूम करो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, ओके सर। 4 टर्म बेटा कभी भी एपी में अगर आपको एज्यूम करने हो तो हमेशा करो, देखो भाई साहब a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और a माइनस 3d। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब बाबा लोगों ने इसका लॉजिक क्या दिया, बाबा लोगों ने ये लॉजिक दिया। बाबा ने ये कहा, देखो प्रभु अगर कभी भी आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करना है, कभी भी बेटा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को एज्यूम करना है, तो भाई साहब आपको कॉमन डिफरेंस लेना है डी। ओके 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 ओके। और भाई साहब इसका मिडिल जो टर्म है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, इसका जो भाई साहब जो मिडिल टर्म है, इसका जो भाई साहब मिडिल टर्म है, इसका मिडिल टर्म होगा ए। अच्छा सर, हाँ मिडिल टर्म होगा बेटा ए, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा बेटा डी। ये बेटा याद कर लो। अब देखो भाई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आप समझ रहे हो मिडिल चीज एक ही तो होगी। जैसे कि भैया यहां पे अगर ध्यान दो, ये जैसे 3 उंगलियां मैंने ली तो मिडिल उंगली एक ही है। लेकिन अगर भाई साहब मैं 4 उंगलियां लूं, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो देखो भैया मिडिल टर्म्स 2 हैं, मिडिल उंगलियां 2 हैं। मतलब भाई साहब ऑड नंबर के केस में ओनली 1 मिडिल टर्म आता है सर? हाँ बेटा। सर ये तो सब हमें आता है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, कल का लेक्चर का वेट करो। ठीक है, ओनली 1 मिडिल टर्म। ठीक है, ये किस केस में? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स में। ठीक है सर। अब आओ बेटा, जब भी कभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स को आपको एज्यूम करना है तो हमेशा बेटा कॉमन डिफरेंस लेना है 2d। मतलब d उस टाइम कॉमन डिफरेंस नहीं है, उस टाइम बेटा ये 2d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और बेटा क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब क्या है? इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब बेटा ये होता है कि यहां पे 2 मिडिल टर्म्स होंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि भाई साहब ऐसे केस में जो मिडिल टर्म है आपको हमेशा क्या लेना है, यही बेटा याद करना है। मिडिल टर्म बेटा हमेशा लेना है a माइनस डी और a प्लस डी। हमेशा ये बेटा मिडिल टर्म्स लेने हैं। और भाई साहब इस वाले केस में क्या होंगे? 2 मिडिल टर्म्स। हाँ, इस वाले केस में बेटा होंगे 2 मिडिल टर्म्स। ठीक है सर, ठीक है। हाँ बेटा, अब जरा आओ बेटा। हाँ सर आ रहे हैं, रुको सितारा बनाने दो। हाँ ये बेटा इंपॉर्टेंट है। और जेई एडवांस ने जो आपको मैंने सवाल दिखाया था ना थोड़ी देर पहले, जेई एडवांस 2010 का, इसी कंसेप्ट पे बेटा सवाल पूछा है, ये सेम कंसेप्ट पे, समझ रहे हो। और सही में जिसको ये कंसेप्ट नहीं आता था उसकी ऐसी की तैसी हो गई थी। तो भाई ये जितना इजी है उतना ही भौकाली है। जैसे यहां पे देखो भैया 3 टर्म्स की बात है, मतलब सर देखो ऑड टर्म्स की बात है। तो ऑड टर्म्स का मतलब क्या है सर? सर मिडिल टर्म इसका ए लेना है और कॉमन डिफरेंस डी लेना है। कहां पे लिखा है? गरुड़ पुराण में लिखा है। यहां पे देखो भाई साहब, यहां लिखा है मिडिल टर्म में ए है, कॉमन डिफरेंस डी लेना है। ठीक है, हम पहुंचे भैया मिडिल टर्म में। कॉमन डिफरेंस डी का मतलब क्या? पीछे जाने पे डी सब्ट्रैक्ट किया, आगे जाने पे डी ऐड किया। ओते सर थोड़ा थोड़ा आ गया। वेरी गुड बेटा, अभी पूरा आएगा, चिंता मत करो। ठीक है सर, अब यहां पे दो। अब देखो भाई साहब, अगर आपको 4 टर्म एज्यूम करने थे तो मिडिल टर्म्स क्या लिए? a माइनस डी और a प्लस डी।
ठीक है। अब ध्यान देना भाई, ऐसे केस में कॉमन डिफरेंस लेते हैं 2D। हमेशा बेटा सबसे पहले आपको मिडिल टर्म या मिडिल टर्म से लिखना है, उसके बाद में अपना भैया 2D का भौकाल दिखाना है। आप पीछे गए, देखो भाई 2D सब्ट्रैक्ट हुआ है, a प्लस डी में माइनस 2D करोगे तो देखो a माइनस डी आएगा। ओते सर, हाँ बेटा। इसके बाद भैया और पीछे गए तो देखो भैया क्या हुआ, a माइनस डी में 2D सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके देखो माइनस 3D आएगा, और आगे जाने में बेटा प्लस 2D हुआ है। ठीक है सर, तो a प्लस डी में जैसे 2D ऐड किया तो भाई साहब ये आ जाएगा a प्लस 3D। और ये बेटा क्या एजम्पशन का एग्जाम्पल है सर, ये एजम्पशन का एग्जाम्पल है इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ओते सर, अब जैसे मैं आपसे कहूं भाई साहब 5 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना है, देखो ये ऑड है, ठीक है ना, 5 मतलब ऑड, 5 मतलब ऑड टर्म्स इन एपी अगर कभी भी आपको एज्यूम करने को आए तो ऑड का मतलब क्या है बेटा, मिडिल टर्म लो ए। अब इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस डी, आगे जाओ डी ऐड करो, और आगे जाओ डी और ऐड करो, ए से पीछे जाओ डी सब्ट्रैक्ट करो, फिर से ए माइनस डी से पीछे जाओ ए माइनस 2D आ जाएगा, मतलब डी सब्ट्रैक्ट किया। सबसे पहले बेटा ये नियम है कि आपको मिडिल टर्म में लिखना है, फिर आगे जाने पे डी ऐड करो, पीछे जाने पे डी सब्ट्रैक्ट करो। हाँ, इसके और भी परम्यूटेशंस हो सकते हैं, लेकिन भाई ऐसे ही लिखना है, आपका काम चल जाएगा, आपसे भैया सारे के सारे भौकाली सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो भाई, अगर कोई आपसे बोल दे भाई साहब 6 टर्म्स एज्यूम करना है, 6 का मतलब क्या है बेटा, इवन। तो इवन टर्म्स हम लोग एपी में देखो कैसे एज्यूम करते हैं, इवन टर्म्स इन एपी हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि भाई मिडिल टर्म्स a माइनस डी लिख दो और a प्लस डी लिख दो। बेटा सबसे पहला स्टेप यही है कि देखो मिडिल टर्म्स लिख दो, ठीक है। अब इसके पीछे जाओ 2D सब्ट्रैक्ट, ध्यान देना कॉमन मिस्टेक है, लोग 2D करना भूल जाते हैं। फिर पीछे गए 2D सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सिमेट्री रखना, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, 2 और चाहिए। अब ये मत करना कि पीछे जाके a माइनस बेटा 7D कर दिया, ये काम मत करना। सिमेट्री रखना है, सिमेट्री कैसे रखना है कि भैया अगर a माइनस 5D तक पहुंचे हो तो वहां a प्लस 5D होना चाहिए। तो यहां जैसे जाओगे भाई साहब ये आ जाएगा a प्लस 3D, और यहां जाओगे बेटा तो ये हो जाएगा a प्लस 5D। ठीक है सर, देखो सिमेट्री है, हर एक में सिमेट्री है। अब जरा एक चीज देखना मेरे क्यूट से बच्चों, अगर मैं इस पहले वाले में आपसे S3 तीनों का सम पूछूं, देखो 3a आ जाएगा। अगर इसमें बेटा मैं चारों का सम पूछूं S4 तो देखो बेटा 4a आ जाएगा। लॉजिक समझ रहा हूं कि भाई जब हम सम करें तो 3D से कटा, D से कटा, यहां पे D से कटा, मतलब आपका D नहीं दिखना चाहिए सम करने के बाद। अगर मैं यहां पे बेटा आपसे S5 पूछूं तो आप समझ रहे होगे 2D काटा, D काटा, मतलब बेटा ये आ जाएगा 5a। अगर मैं यहां पे आपसे बेटा S6 पूछूं तो ये आ जाएगा 6 से 5D से कटा, 3D से कटा, D बेटा D से कटा। तो ये है एजम्पशन ऑफ टर्म्स इन एपी, ये जरूर आना चाहिए भैया, जरूर आना चाहिए। अब जरा यहां पे देखना बच्चे, जैसे मेरे बच्चे ये सवाल आता है, आज सिर्फ मैं देखो बउआ सवाल करा रहा हूं। सवाल दिया है भाई साहब, लेट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। देखो 3 टर्म है, एंगल कितने होते हैं, 3, यानी देखो एंगल्स को मैं क्या मान रहा हूं भैया, a माइनस डी मान रहा हूं, ठीक है सर, a मान रहा हूं, a प्लस डी मान रहा हूं, ठीक है सर, ओके ओके। अब ये बोला गया जो ग्रेटेस्ट एंगल है, तो देखो हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ठीक है सर, ग्रेटेस्ट एंगल। अब देखो ग्रेटेस्ट एंगल अगर इसे रखना है तो देखो d को पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी तो ऐड होके बड़ा होगा। अगर d नेगेटिव हो गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर d नेगेटिव हो गया तो। मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चे, ये क्या है बेटा, ये लीस्ट है, क्योंकि d हमने पॉजिटिव मान लिया, इट्स फाइन, d पॉजिटिव माना है। अब देखो भैया ट्राइंगल में आते भैया एकदम दिल में गिटार बजना चाहिए कि सम ऑफ एंगल्स कितना है, 180 डिग्री। a माइनस डी प्लस डी प्लस आ जाएगा a प्लस डी इक्वल टू पाई, d से d कटा, 3a इक्वल टू कितना होगा, पाई, यानी बेटा a का वैल्यू आ गया पाई बाई 3, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है पाई बाई 3। ठीक है सर, अब क्या करें, अब आपको एक देखो रिलेशन और दिया है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो 3 गुना है लीस्ट के। ठीक है सर, आ जाओ सर। तो ग्रेटेस्ट एंगल है a प्लस डी, ये बेटा है 3 टाइम्स ऑफ a माइनस डी। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा भाई। अब देखो भाई साहब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4d की वैल्यू मेरे बच्चे आ जाएगी 2a। ठीक है सर, d 2d कितना हो जाएगा सर, 2d हो जाएगा a, ओते सर 2d हो जाएगा a। अब ध्यान दो भाई, a आ गया कितना, पाई बाई 3। ठीक है, तो आप समझ गए a को जैसे आप पाई बाई 3 यहां पे पुट करोगे, पाई बाई 3 वैसे 60 डिग्री होता है,
पुट करते बेटा डी आ जाएगा कितना 30 डिग्री। अब देखो भाई एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल निकालना था, चलो भाई साहब आंसर लिख देते हैं। तो देखो एंगल्स क्या क्या है, ए कितना है 60 डिग्री, ठीक है सर। दूसरा कितना है, मैंने कहा भाई π/3 में ऐड कर दिया इतना। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे जब, तो देखो 30 60 90 डिग्री होता है, सॉल्व कर लेना। और भाई साहब इसका जो पीछे वाला है π/3 में कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, π/6 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो भाई साहब कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा भाई साहब π/6 और ये है आंसर। बहुत इजी सवाल है, सबको आ गया होगा, ठीक है। लेकिन असली हमारा यहाँ पे एम है जेईई एडवांस के सवाल करना, जो कि हम लोग कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब यहां दिया हुआ है लेट 3 एंगल्स आर इन एपी। तो देखो भैया 3 एंगल मानो एबीसी, ठीक है। इसी ऑर्डर में मानना, अगर कुछ ना दिया है तो भाई इसी ऑर्डर में मानना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे ध्यान दीजिए जरा, ये मानता हूं मैं ए, तो ये कितना होगा भाई a माइनस डी। अब इसमें लेटेस्ट ग्रीस और भैया लीस्ट का कोई भी चक्कर नहीं है, तो इस वाले पंगे में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। ये बेटा a प्लस डी, ये है a और ये है a माइनस डी, ठीक है। अब देखो भैया सम ऑफ एंगल देख लो, तो सम ऑफ एंगल कितना आएगा, देखो 3a है जो कि बेटा पाई आएगा। मतलब भाई साहब मजा आ गया। मजा कैसे आ गया कि भैया a का वैल्यू आ गया देखो π/3, ठीक है। अब देख लो भैया ये मत सोचना कि a को ही 1 माइनस डी क्यों माना। अगर कोई ऑर्डर नहीं दिया तो हमेशा एबीसी लिखो, बीच वाले को ए मानो, पीछे जाने पे a माइनस डी, आगे जाने पे a प्लस डी। यानी सर एंगल बी कितना आ गया सर, देखो 60 डिग्री आ गया है, ठीक है। लेकिन निकालना एंगल ए है। अब जरा बेटा ध्यान देना, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी कितना है बेटा, साइन ऑफ ये देखो π/3 होता है बेटा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ सी। तो देखो सी कितना हो जाएगा, ये बेटा 60 डिग्री है इसलिए लिख रहा हूं। तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 60 प्लस डी, ठीक है सर। जैसे पुट करोगे ये आ जाएगा 60 प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 अपॉन √2, ठीक है सर। क्रॉस मल्टीप्लाई चलो सर करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो साइन ऑफ जो 60 डिग्री प्लस डी है ये आ जाएगा √2 अपॉन √3। सिर्फ देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, साइन 60 कितना है √3/2। सॉल्व करोगे बेटा ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है सर, ओके सर। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि भैया जो साइन का अंदर का जो एंगल है वो बेटा 45 डिग्री के बराबर है, ठीक है सर। बिल्कुल सही बात है सर, एकदम सही बात है सर। अब देखो एक चीज और देखना भाई, ये 45 डिग्री भी हो सकता है और साथ में देखो एक एंगल ये और भी हो सकता है जो मैंने नहीं लिखा, जो है 135 डिग्री। क्योंकि भाई साइन 45 भी कितना होता है 1/√2 और साइन 135 भी कितना होता है 1/√2। मतलब भाई या तो ये 45 डिग्री है या तो बेटा ये 135 डिग्री है, ठीक है सर। चलो बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको जब 45 मान के सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा डी कितना आ रहा है, देखो -15 डिग्री आ रहा है, ठीक है सर। अब बताओ डी अगर -15 डिग्री यहां पे पुट करो, इस वाले केस से देखो एंगल ए कितना आ रहा है, ए कितना दिया है, स्मॉल ए दिया है 60 माइनस ऑफ डी, तो बेटा ये आ रहा है 75 डिग्री। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर हाँ एक आंसर ये है बच्चे, अगर मेरे बच्चे इसको हम लोग 135 डिग्री मान के करें तो देखो आ जाएगा 60 प्लस डी इक्वल टू 135 डिग्री। मतलब डी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे 75 डिग्री। एंगल जो ए है बेटा वो होता है ए माइनस डी, तो देखो ए माइनस ऑफ डी। तो देखो भैया ए एंगल इससे देखो नेगेटिव आ जा रहा है, तो लेकिन ए नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि भैया ये नेगेटिव आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ट्राइंगल का एंगल नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए भाई इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और बेटा सिर्फ आंसर है 75 डिग्री। आई होप बेटा सबको क्लियर हो गया होगा। सही किया है, सही किया है, हाँ ठीक है। तो देखो भाई ये थे आज के कुछ इजी सवाल, ठीक है। ये सवाल बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए जरूर दूंगा क्योंकि आई वांट कि इसको आप थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल करो, प्रैक्टिस करो। इसको हम नेक्स्ट टर्न पे बेटा सबसे पहले ही डिस्कस करेंगे, ये आगे वाले टर्न्स में नहीं जाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक में कुछ क्वेश्चन में हुआ था, तो भाई ये जरूर आप लोग ट्राई करना, अदरवाइज कुछ मजा नहीं आने वाला। ठीक है सर, मान लिया सर, बिल्कुल मान लिया सर, ठीक है भाई। अब जरा एक चीज देखना, जैसे कि भाई साहब एक सवाल और आया हुआ है, उस वाले सवाल को जरा करते हैं। यहां पे बहुत ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे से सुंदर से क्यूट से बच्चों, मेरे फ्यूचर आईआईटीएंस, एनआईटीएंस, ट्रिपल आईटीएंस, यहां पे ध्यान दो।
द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, चलो यहां पे आओ। मैंने कहा देखो भाई ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है सर, अब भैया इसके साइड्स एपी में दिए हैं। ठीक है भाई, ये जेईई एडवांस 2017 का सवाल है। इसको मानो ए, इसको मानो बी, मैंने ऐसे मान लिया, इसको मानो बेटा सी। ठीक है, अब देखो भाई साहब साइड जो है वो एपी में है। ठीक है, तो भैया ऐसा करो साइड्स ऐसे मान लो, अगर भाई साहब इसे ए मानते हो ये बेटा हो जाएगा ए माइनस डी, और हाइपोटेनियस देखो ग्रेटेस्ट साइड होती है तो इसको माना मैंने a प्लस डी, और बेटा d को मैंने ग्रेटर देन 0 माना, क्योंकि भाई हाइपोटेनियस बेटा सबसे बड़ी साइड होती है, इसलिए भाई साहब इसको माना मैंने a प्लस डी। और सही बात है a भाई साहब एक साइड लेंथ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि भाई ये एक देखो साइड लेंथ है। ठीक है सर, अब देखो भाई आपको ये दिया गया है कि इसका जो एरिया है वो बेटा 24 है। ओके सर, तो 24 कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब a इंटू ए माइनस डी। और सॉल्व करो तो भाई साहब a इंटू ए माइनस डी बेटा हो जाएगा 48। ठीक है सर, a इंटू ए माइनस डी बेटा हो जाएगा 48। ठीक है सर, अब ये व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। चलो लेंथ निकालना है, वैसे हमें पता है कि a माइनस डी ही आंसर होगा, आंसर होगा a माइनस डी। अब देखो भाई साहब एक बहुत ज्यादा महान बाबा थे जिनका नाम क्या था भैया, पाइथागोरस बाबा। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे बेटा आप लगाओगे, चलो भाई साहब पाइथागोरस यहां पे लगाते हैं, पीटी लिख रहा हूं, चलो PYTH लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम, कंफ्यूज मत हो ना, इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता है बेटा a का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर एंड दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो भाई साहब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने कहा देखो भाई इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना भाई, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप मुझसे पहले कर सकते हो, मुझे एक एक बच्चे को समझाना होता है इसलिए मैं एक एक स्टेप बोलता हूं। a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad होते, हाँ बेटा अब यहां पे जरा ध्यान दो, a स्क्वायर को काटेगा, ठीक है सर, डी स्क्वायर को काटेगा, ठीक है सर, बचा क्या, a स्क्वायर इक्वल्स टू ये उधर जाएगा 4ad। अब आपको पता है इसको जैसे आप बच्चे सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करते क्या आएगा, एक a तो कट जाएगा, तो आपको पता है मैंने बताया है मैथ्स के संस्कार, a 0 हो सकता है और दूसरा a इक्वल टू 4d हो सकता है, ये मैंने बेटा आपको ट्रिगोन बताया था। लेकिन भाई ये देखो इस वाले केस में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई भी साइड लेंथ 0 नहीं हो सकती, तो a इक्वल टू बेटा हो जाएगा 4d। अब भाई साहब ये जो a इक्वल टू जो 4d आप यहां पे पुट करो, a इक्वल टू 4d, ठीक है सर, जैसे पुट करो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू मैंने करा भैया 4d इंटू कितना करा, यहां हो जाएगा 4d माइनस डी मतलब 3d इक्वल टू होगा 48, मतलब सर d स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4, मतलब बेटा d का वैल्यू है 2 और -2, लेकिन हमारे केस में पता है d पॉजिटिव लिया तो इसको फिर से हम डिस्कार्ड करेंगे। तो देखो भाई d का वैल्यू आपने निकाला कितना सर, d का वैल्यू हमने निकाला है 2। ओते सर, अब जरा देखो भाई साहब अगर d 2 है तो यहां से देखो भैया a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, a इक्वल टू हो जाएगा 4d है, मतलब सर ये 8 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट साइड जो आपको निकालनी है ये आपको पता है a माइनस डी है, तो जैसे आप 8 माइनस 2 करोगे तो देखो 8 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 6 इज द स्मॉलेस्ट साइड। अरे वाह सर, हाँ देखो कितना घटिया सवाल पूछा गया था जेईई एडवांस में, एकदम थू सवाल। ठीक है भाई, अगर जेईई एडवांस आपको ये सवाल समझ में आ गया है तो कमेंट करो जेईई एडीवी मतलब एडवांस एडीवी विद अ दिल। ओके सर, अब जरा यहां पे ध्यान से देखो और कोई सवाल देखो जो मैं अभी करा सकता हूं। ठीक है, चलो ये भी बेटा मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये बेटा AI का देखो क्या मतलब होता है ये मैं बता देता हूं। तो देखो भाई AI का मतलब होता है पहले बेटा जेईई मेंस की जगह AI होता था, एक तरह से आप इसे जेईई मेंस बोल सकते हो। तो बेटा ये सवाल करने के बाद आपको क्या करना है, आंसर कमेंट करना है। ठीक है भाई, इसका कोड ऐसा होगा, जो भी आंसर हो आप JBK और अपना यहां पे भैया कोड लिख देना, कोड का मतलब जो भी भैया ऑप्शन इसका आंसर है, मैं समझ जाऊंगा आप इसका आंसर कर रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम है। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ मेरे बच्चे। ठीक है भाई, ये वाला सवाल भाई साहब ये भी जेईई एडवांस में पूछा गया है, लेकिन मुझे याद नहीं कब पूछा गया है ये वाला जो सवाल है। ठीक है ना, और ये बहुत बढ़िया सवाल है। ओके सर,
चलो भाई वीडियो को पॉज करो और वीडियो को बेटा पॉज करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। लव यू ऑल। चलो भाई मेरी बारी आ गई, उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। बढ़िया सवाल है। अब देखो भाई साहब, इस सवाल में हम लोग को क्या करना है, आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी द nth टर्म ऑफ एन एपी। इसका बेटा ये मतलब होता है कि भाई साहब ये जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ठीक है बेटा, जितने भी ये टर्म्स हैं ये सब बेटा एपी में है। लेकिन उनको जरा अच्छा कलर चूज करें, कलर भी अच्छा होना चाहिए भाई। इसका मतलब होता है कि जो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये बेटा जितने भी चीजें हैं टिल AN ये एपी में है। ओते सर। और इसका मतलब ये भी हो जाता है बेटा, इसको लिखते ही इसका मतलब ये भी हो जाता है कि जो कंजिक्यूटिव जो टर्म्स का जो भाई डिफरेंस है, ठीक है सर, जैसे भाई साहब A2 माइनस A1 ये बेटा बराबर होता है A3 माइनस A2 के, और यही बेटा चलता रहेगा टिल लास्ट माइनस सेकेंड लास्ट जो टर्म है, ये सब बेटा D होता है, ठीक है ना। ये भैया इसका मतलब यही हो जाता है, जैसे एपी में दिया यही मतलब है। अब देखो भाई समेशन मैंने आपको खोलना सिखाया है किसी लेक्चर में, अब याद नहीं कौन से लेक्चर में, तो आपको खोलना आता है। तो देखो समेशन को, व्हाइट वाले समेशन को कैसे हम लोग खोलेंगे, R को पुट करो 1 तो देखो ये आ जाएगा A2R मतलब A2, फिर R को करो 2 तो A2R मतलब बेटा ये आ जाएगा A4, फिर कितना पुट करोगे भाई, फिर पुट करोगे 3 तो ये आ जाएगा बेटा A6, और ऐसा ही चलता रहेगा, और आखिरी 100 पुट करोगे तो बेटा ये आ जाएगा A200। ये पूरा सम दिया है बेटा अल्फा, ठीक है सर। अब देखो बच्चा, ये जो ब्लू वाला दिया हुआ है इसमें देखो भाई, इस वाले समेशन को जैसे खोलोगे तो देखो R को पुट करो 1 तो A2 माइनस 1 होता है A1, फिर बेटा R को पुट करो 2 तो ये हो जाएगा A3, फिर R को पुट करो 3 ये हो जाएगा बेटा A5, और ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। और R को पुट करो 100 तो देखो 2 इंटू 100 200 माइनस 1 A90 199 इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा। ओते सर। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, अब ऐसा करता हूं, आपको वैसे इसका देखो कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है सर। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओते सर, हाँ बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है सर। व्हाट इज A2 माइनस A1 सर, इट इज D। व्हाट इज A4 माइनस A3 सर D। A6 माइनस A5 D। ऐसे ही बेटा देखो चलता रहेगा। A200 माइनस A199 ये भी होगा D, क्योंकि भाई कंसेक्यूटिव टर्म्स का भैया डिफरेंस हमेशा क्या होता है, D होता है। अगर आप इसमें बेटा n को पुट कर दो 200 तो देखो क्या आ जाएगा, ये A200 आ जाएगा, और ये आ जाएगा भैया A199, ये D ही तो होगा, ठीक है सर। और यहां पे आ जाएगा बच्चा अल्फा माइनस D। अब देखो ये वही बात हो गई, अगर आप गिनो कि यहां पे D कितनी बार आया है तो आप समझ रहे हो भाई साहब D यहां पे 100 बार आया है, क्योंकि देखो 100 टर्म्स लिखे हैं, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, ये 100 टर्म लिखे हैं। 2 से लेके 200 तक 100 टर्म ही तो होंगे जब सारे इवन लिख रहे हो तो देखो D यहां पे 100 बार आएगा। अच्छा सर, हाँ बेटा D 100 बार आएगा। अब देखो आपको ये पता है D 2 बार ऐड होता है तो भाई 2D आता है, 3 बार होता है तो 3D आता है, 4 बार होता है तो 4D आता है, 100 बार होगा तो बेटा यहां आ जाएगा 100 इंटू D, ये बेटा है अल्फा माइनस 100। और भाई साहब बोलो JB के, तो इससे D आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 100, ठीक है सर। ये है बेटा D। ओते सर। अब यहां पे ध्यान दो भाई, D इसका आंसर ये है, C पार्ट है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। देखो कितना आसान सवाल है। मैंने चाहे जेई एडवांस बोल दिया था, मुझे अब ध्यान नहीं है जेई एडवांस में आया था कि मेंस में आया था, लेकिन हाँ किसी में बेटा ये सवाल आया था। तो इसमें क्या चीज यूज हो गई कि भाई साहब जो कंजिक्यूटिव जो टर्म्स होते हैं उसका डिफरेंस कितना होता है बेटा, D होता है। तो देखो यहां पे मैंने इस वाले लॉजिक को यूज करके दोनों का समेशन खोला, और भाई साहब दोनों को मैंने देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कोई PYQ है, PYQ दिख नहीं रहा, रुको जरा मैं ढंग के कलर से लिख देता हूं। तो देखो भाई ये है PYQ है कोई, अब जेई मेंस का एडवांस का किसका आई डोंट नो, पर हाँ कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है भाई। चलो अब भाई साहब देखो नेक्स्ट चीज आती है, ये लास्ट चीज है, ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो चुका है तो मैं इससे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, जिसका नाम होता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है सर, एरिथमेटिक मीन। ओते सर, ओते सर, ओते सर, इसको भाई AM भी कहा जाता है, ठीक है सर। तो देखो भाई साहब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी आपने स्टैट्स वगैरह कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिया होगा। अगर भाई साहब आपको n नंबर्स दिए हैं A1
A2 A3 टिल टिल कहां तक बेटा, AN तक। जरूरी नहीं कि AP में हो, जरूरी नहीं कि कोई सीक्वेंस हो, नॉट नेसेसरली आ सीक्वेंस। ये बेटा कोई सीक्वेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस हो, क्या पता ये एपी हो, क्या पता ना हो, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। जरूरी नहीं ये सीक्वेंस हो। तो देखो ये जो n नंबर्स हैं बेटा, इन n नंबर्स का हम लोग देखो am कैसे निकालते हैं। am इन n नंबर्स का आप सबको ऐड कर देते हो, ठीक है सर। जैसे बेटा आप सबको ऐड कर देते हो, आप उसके बाद में जितने टर्म्स थे उससे देखो डिवाइड कर देते हो। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n, ठीक है सर। बस ऐड करो और n से डिवाइड कर दो, ये होता है एरिथमेटिक मीन। ओके सर। अब देखो मेरे बच्चे एक चीज और, ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूं भैया am ऑफ 2 नंबर्स, बेटा आपको 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, मानो A1 एंड A2। तो देखो इनका am कैसे निकालते हैं। तो देखो भाई ये सिंपल सी चीज है, आपको बढ़िया से पता है कि दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 2। ये बेटा am है A1 एंड A2 का, ठीक है। अगर भाई सिमिलर, अगर मानो कि 3 टर्म्स दिए गए हैं या 5 टर्म दिए गए हैं, अगर भैया 5 नंबर दिए हैं, मानो A B C D E, तो देखो इनके बीच का am क्या होगा, सबको बेटा ऐड कर दो, ओके सर, और डिवाइड कर दो जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है सर। ओके बेटा, तो भाई साहब आज के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया सीखा होगा, ठीक है भाई। तो देखो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग PYQs करने वाले हैं, प्लीज बढ़िया से पढ़ना, सारी चीज समझने की कोशिश करना, इस मटेरियल का पूरा भैया फायदा उठाना। बहुत अच्छी चीजें इसमें बताई गई हैं और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आप बढ़िया से पढ़ लोगे। और हाँ, ज्यादा भौकाल सवाल आज मैंने नहीं कराए हैं, तो भाई साहब जो बाकी जो भौकाल सवाल हैं वो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, वो हम लोग करेंगे कल वाले टर्न में, ठीक है। कल का मतलब जो भी नेक्स्ट टर्म होगा, मेरे ख्याल से आज ये सैटरडे को वीडियो आएगा, आज फ्राइडे है ना, आज फ्राइडे ही लग रहा है मुझे, ठीक है। 7 तारीख है आज, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि 8 तारीख को वीडियो आपके पास आएगा। 8 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे होना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो 10 तारीख को आएगा। तो भाई उसमें हम लोग एपी के बहुत अच्छे सवाल करेंगे और साथ में हम लोग जीपी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एपी में बहुत थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं। तो मिलते हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट टर्न पे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, भगवान करे कि भाई दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत आप सबकी हो जाए। आप जो मेहनत कर रहे हो वो रंग लाए और आप बन जाओ भोकाली बाबा। JBK, बाय बाय।